कॉलेज में नए एडमिशन चल रहे थे और अंतिम वर्ष के छात्र आतुर थे कि नए मुर्गे आएं और हम उनकी क्लास लें। रात को खाने के बाद सभी प्रथम वर्ष छात्रों को बुलावा भेजा गया स्पोर्ट्स ग्राउंड में पहुंचने का। फाइनल ईयर छात्र आज उनकी रैगिंग लेने वाले थे। हालांकि ये अब बहुत लाइट रह गई क्योंकि इसके लिए बहुत सख्त कानून आ गए हैं, मगर फिर भी जैसे कानून आने के बाद भी दहेज बंद नहीं हुआ क्योंकि अब वो रिवाज का हिस्सा है, ऐसे ही रैगिंग भी इंजीनियरिंग की शुरुआत का रिवाज है। विशाल बचपन से फिल्मों का शौकीन था। उसने अपना कैरेक्टर किसी फिल्मी हीरो जैसा बना रखा था। वो फाइनल ईयर का डॉन था। हिंदी फिल्मों ने युवा पीढ़ी के दिमाग में गोबर भर दिया है। वो हीरो हीरोइन देखने के बाद या फिर उसके चक्कर में ज़िंदगी की हकीकत से दूर हो जा रहे हैं। खैर, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। विशाल दाहिना हाथ की 2 उंगलियों के बीच सिगरेट दबाए जैसे कोई शेर शिकार को घूरता है, वैसे ही नए छात्रों को घूर रहा था। तभी उसने पहली बार उसे देखा। शांत झुकी हुई नज़र। खूबसूरत लड़कियों की कमी नहीं थी विशाल की ज़िंदगी में, मगर उसे देखकर ऐसा लगा जैसे ज़िंदगी के अथाह समुद्र में भटकती हुई नाव को किनारा मिल गया हो। 1 सेकंड में कबीर सिंह की कहानी विशाल की ज़िंदगी में चलने लगा या फिर उसके नज़रों के आगे गुजर गई। सिगरेट नीचे फेंक कर उसे जूते के नीचे कुचल कर विशाल उसकी ओर बढ़ा। क्या नाम है तुम्हारा? सोनम शर्मा, हिचकते हुए बोली। आवाज़ में डर झलक रहा था। तुम्हें यहाँ किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। अगर किसी ने परेशान किया तो बोल देना, विशाल की दोस्त हूँ। मगर मैं तो विशाल को जानती नहीं। हे भगवान, मेरा नाम ही विशाल है। ओह, माफ़ कीजिएगा। नहीं, कोई बात नहीं। वैसे क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? अभी तो मैं आपको जानती नहीं, क्या पता। मुझे लगता है हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। सोनम झुकी नज़रों के साथ हल्के से मुस्कुराई। विशाल भी उसे देखकर मुस्कुराया। हम दोस्त बन सकते हैं अगर आप किसी के रैगिंग ना लो तो। इतना सुनना था कि विशाल ने सबका ध्यान खींचते हुए ज़ोर से बोला, सुनो भाई सब, अब की बार कोई रैगिंग नहीं होगी और जिसने मेरी बात ना मानी तो मैं उसकी रैगिंग लूँगा। समझ गए सब? सारे नए बच्चे अब हमारे दोस्त हैं। अगले दिन विशाल पूरा दिन उसे ढूंढता रहा। उसने कई लड़कियों से पूछा सोनम शर्मा के बारे में, पर अभी सब नए थे तो कोई उसको जानता ही नहीं था शायद। विशाल बड़ा परेशान था। फर्स्ट ईयर की हर क्लास में ढूंढा पर वो ना दिखी। रात डिनर के वक्त कैंटीन में भी ढूंढा पर वो ना दिखी। खाने के बाद सिगरेट सुलगाते हुए बाहर निकला, तभी बास्केटबॉल कोर्ट के बाहर किनारे बनी चेयर पर बैठी हुई दिखी। अरे, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें दिन भर ढूंढ रहा था। हर किसी से पूछा, किसी को नहीं पता था तुम्हारे बारे में। पता है मुझे कितनी चिंता हो रही थी तुम्हारी। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, आज थोड़ा तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वैसे आप मुझे ढूंढ क्यों रहे थे? ऐसे ही। ऐसे ढूंढना अच्छी बात नहीं है। वादा करो आज के बाद मुझे कॉलेज टाइम में नहीं ढूंढोगे। लेकिन अगर तुमसे बात करनी हो तो इस वक्त इस जगह पर मिल जाऊंगी मैं। मगर इतने अंधेरे में अकेले क्यों बैठी हुई हो? अच्छा लगता है। वैसे भी मेरी ज़िंदगी अंधेरे में ही गुजरी है। अब तो इन अंधेरों से दोस्ती हो गई है। क्या मतलब, ज़िंदगी में अंधेरा? फिर सोनम ने अपनी दर्द भरी दास्तान बता दी। कैसे बिन ब्याही माँ ने उसे समाज के ताने सुन सुनकर पाला। कैसे ज़िंदगी भर दर दर की ठोकर खाकर वो उस माँ ने अपनी बेटी को पाला। कैसे अपनी प्रतिभा के दम पर सोनम ने स्कॉलरशिप प्राप्त की। माँ के सपने को पूरा करने के लिए वो बीमार माँ को अकेला छोड़ यहाँ रहकर पढ़ाई कर रही है। वो बोल ही रही थी कि विशाल व्हाट्सएप पर मैसेज देखने लगा और ये देखकर वो नाराज़ हो गई। मुझे दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा नफ़रत है तो इस फ़ोन से, इसलिए मैं अपने पास फ़ोन नहीं रखती। मैं आपको दोस्त समझकर अपने दिल की बात कह रही हूँ और आप है कि फ़ोन में बिजी हो। वो कह ही रही थी कि विशाल ने तुरंत अपना फ़ोन जेब में रखा और बोला, अरे नहीं, माफ़ करो, मैं सुन रहा था तुम्हारी बात। अगर तुम्हें फ़ोन से नफ़रत है तो आज के बाद जब भी तुमसे मिलने आऊँगा फ़ोन नहीं लेकर आऊँगा, प्रॉमिस। अब प्लीज़ नाराज़ मत हो। ठीक है, मैं आज दूसरी ही बार आपसे मिली हूँ और ऐसे बात कर रही हूँ जैसे अजीब सा थोड़ा नहीं लग रहा। पहली बात तो अब हम दोस्त हैं, मुझे आप ना कहा करो। दूसरी बात, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि आज हम लोग दूसरी बार मिल रहे हैं।
ऐसा लगता है तुम्हें कई जन्मों से जानता हूँ। बस बस अब शायरी मत करो। वैसे लगता तो मुझे भी ऐसा ही है जैसे आपको पहले से ही जानती हूँ। उसके बाद वो दोनों हर रात उसी जगह मिलने लगे। कभी कभी वो रात को विशाल की बाइक पर घूमने भी निकल जाते। हॉस्टल के किसी गार्ड की हिम्मत नहीं थी जो विशाल को रोक सके। 26 फरवरी को विशाल का जन्मदिन था। एक दिन पहले दोनों रात 12 बजे तक साथ बैठे। सोनम विशाल को विश करने वाली पहली बनना चाहती थी और विशाल भी। तुम कल शाम पार्टी में आओगी? तुम लड़के लोगों की पार्टी में मैं क्या करूँगी? अरे इस बार खाना पीना कुछ नहीं है। मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाना चाहता हूँ। नहीं नहीं, दोस्तों से फिर कभी मिलूँगी। कल मैंने कुछ खास प्लान किया है तुम्हारे लिए, कुछ ऐसा जो तुम 7 जन्म तक नहीं भूल पाओगे। ऐसा क्या है? कल ही पता चलेगा। अब तो बेसब्री बढ़ती जा रही है। कल के दिन के बजाय सीधे कल की रात आ जाती तो बेहतर होता। इतनी बेताबी ठीक नहीं है। कल मिलते हैं। ठीक है, इंतज़ार रहेगा। अगला दिन विशाल के लिए सदियों के बराबर था। जैसे तैसे दिन गुजरा, लेकिन शाम तो गुजर ही नहीं रही थी। दोस्त पार्टी के लिए आए, मगर आज किसी चीज़ में मन ही नहीं लग रहा था विशाल का। बस निपटा दिया उनको भी। आखिर 10 बजे और विशाल जो 8 बजे से ही तैयार बैठा था, नियत स्थान पर पहुंच गया। सोनम पहले से ही उसका इंतज़ार कर रही थी। अरे तुम पहले आ गई थी? हाँ, फिर बेसब्र तो मैं भी थी तुम्हारे बराबर ही। बताओ क्या सरप्राइज़ है आज? यहाँ नहीं, चलो कहीं जाना है। दोनों बाहर निकले। आज तुम्हारी मोटरसाइकिल मैं चलाऊंगी। क्या तुम चलाओगी? मजाक कर रही हो? तुम्हें चलाना भी आता है? हाँ मुझे आती है। रहने दो, तुम बताओ, मैं ले चलूँगा। क्यों, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? भरोसा तो है, मगर गिर गए तो? तुम हो ना साथ में। जब तुम साथ होते हो तो मुझे कुछ भी डर नहीं लगता। अब बहस मत करो और चाबी मुझे दो। इस बात पर तो विशाल उत्तर हो गया। उसने चाबी सोनम को दी और पीछे बैठ गया और सोनम ने बुलेट भगाना शुरू किया। हाईवे पर बाइक जैसे उड़ रही थी। इतनी तेज मत चलाओ, तुम्हें डर नहीं लगता? क्यों, तुम्हें डर लग रहा है क्या? नहीं नहीं। फिर सोनम कहती है, पता है तुम्हारे साथ मेरा ऐसे ही उड़ने का मन करता है। तो विशाल कहता है, तो किसने मना किया है? उड़ लो, लेकिन जाना कहाँ है? सोनम कहती है, तुम्हें दुनिया से दूर ले जा रही हूँ, सबसे चुरा कर। विशाल, तो ले चलो ना, किसने रोका है? अभी घंटा भर ही हुआ था और मोटरसाइकिल जंगल के इलाके में पहुंच गई थी। नीचे सड़क भी नहीं दिख रहा था। ये कौन सी जगह है? दिल्ली के पास इतना घना जंगल है, मुझे तो पता ही नहीं था। सोनम, चुपचाप बैठो और इंतजार करो, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। इस बार सोनम की आवाज़ में सख्ती थी। पहली बार वो जैसे डांट रही थी। मोटरसाइकिल जंगल के बीच भी गोली की रफ्तार से भाग रही थी। विशाल की धड़कन भी बुलेट की तरह धक धक धड़क रही थी। तभी एक झटके से ब्रेक लगा। इतना जोर का झटका था कि वो मोटरसाइकिल पूरी तरह से घूम गई। जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा खंडर था जिसमें लाइट चमक रही थी। कोई पुरानी हवेली थी शायद, जिसे दुल्हन की तरह सजाया हुआ था। ये कौन सी जगह है? विशाल ने कहा। सोनम, ये हमारा सीक्रेट अड्डा है, अब हम यहीं रहेंगे। देखो तो सही, मैंने इसे कितने अच्छे से सजाया है, चलो अंदर चलकर देखते हैं। सोनम ने विशाल का हाथ पकड़ा। उसकी पकड़ में इतनी ताकत थी जैसे कोई हट्टा कट्टा पहलवान हो। वो विशाल को लगभग खींचती हुई अंदर ले गई। अंदर से हवेली दुल्हन सी सजी थी। स्वर्ग की कल्पना अगर किसी ने की हो तो ये आज वैसे ही लग रही थी। विशाल हवेली का जायज़ा ले ही रहा था कि कोई चीज़ उसके सिर पर पीछे से टकराई और वो बेहोश हो गया। उसे जब होश आया तो बर्फ़ सा ठंडा पानी उस पर पड़ा। वो जंजीरों से बंधा हुआ था। सोनम सामने खड़ी थी, पर वो प्यारी सोनम नहीं थी। उसे देखकर हिम्मती से हिम्मती आदमी भी घबरा जाए। आखिर कौन थी सोनम? कहाँ ले आई थी विशाल को? क्या होने वाला था उसके साथ? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए इस कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा। ये क्या कर रही हो तुम? कौन सी जगह है ये? देखो, मुझे छोड़ दो। मुझे ऐसे मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मजाक तो मुझे भी पसंद नहीं है। बिरजू, बिरजू, मैं विशाल हूँ। सोनम, तुम पागल हो गई हो क्या? देखो, मेरे पापा हाई कोर्ट में जज है, तुम बच नहीं पाओगी। ये सुनकर सोनम जोर से हंसती है और उसकी हंसी के तुरंत बाद पूरा जंगल विशाल की चीख की आवाज़ से गूंज उठता है।
सोनम उसके दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली किसी टॉफ़ी की तरह चबा रही थी। विशाल लगभग बेहोश हो चुका था दर्द की वजह से। पूरी रात सितम की हदें पार होती रही। विशाल की कई उंगलियां उखाड़ कर सोनम खा गई। उन जगहों से रिश्ते खून को भी वो बीच बीच में चाट कर साफ कर देती। बाहर सियारों के रोने की आवाज़ जो विशाल की चीखों से मानो सुर मिलाकर रो रहे हो। विशाल कब बेहोश हुआ उसे भी पता नहीं चला। दरअसल इंसान के दर्द सहने की एक हद होती है, उसके आगे वो होश खो देता है। हवेली की टूटी छत से आ रही धूप सीधे उसके चेहरे पर पड़ रही थी। जब उसने आंख खोली, आधा दिन गुजर चुका था। उसने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया। पूरा दिन वो चिल्लाता रहा मगर कोई ना आया। ऐसा नहीं है कि उसकी आवाज़ किसी ने ना सुनी हो। गांव के चरवाहों ने चीखने की आवाज़ें सुनी, मगर इस पुरानी हवेली से अक्सर ही अजीबोगरीब आवाज़ें आती रहती थी। इसलिए उनकी हिम्मत ना हुई इस ओर आने की। आज तक जो भी उधर गया वो बचा नहीं, ये बात सभी जानते थे। एक बार फिर शाम ढली और सोनम फिर उसके सामने थी। आज उसके साथ जंगली कुत्ते थे और हाथ में एक हंटर था। वो जोर से हंटर मारती और जब विशाल चीखता तो कुत्ते उस पर झपट कर उसे नोचते। उसके पैरों का मांस जगह जगह से कुत्ते उधेड़ चुके थे और पीठ हंटर की चोटों से बुरी तरह घायल थी। मगर सोनम उसकी जान ना लेना चाहती थी। उसे तो जैसे कोई खिलौना मिल गया था खेलने को, और वो इस खेल को और लंबा चलाना चाहती थी। उधर हॉस्टल से विशाल गायब था। पूरे कॉलेज में हड़कंप मच गया था। इंस्पेक्टर अभिमन्यु सिंह मामले की जांच कर रहे थे। उसके दोस्तों के मुताबिक विशाल का कुछ दिनों से व्यवहार बदला बदला सा था। वो दोस्तों से कम बातें करता था। बास्केटबॉल ग्राउंड में आधी आधी रात तक अकेला बैठा रहता था। अक्सर बियर बार या नुक्कड़ पर सिगरेट पीता पाया जाने वाला विशाल इस बार गोलगप्पे खाते देखा जाता था। किसी लड़की से चक्कर था उसका शायद। कुछ छात्रों ने लड़की के साथ देखा था उसे, पर वो उस लड़की को नहीं जानते। विशाल के कमरे से उसका फ़ोन बरामद हुआ। कॉल हिस्ट्री खंगाली गई पर कुछ हाथ ना आया। मगर आखिरकार मेहनत रंग लाई जब उसकी डायरी पुलिस के हाथ लगी। डायरी में जिक्र था सोनम शर्मा, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट का। मगर मज़े की बात ये थी कि पूरे कॉलेज में सोनम नाम की 4 लड़कियां थीं, मगर उनमें से किसी का भी सरनेम शर्मा नहीं था और कोई भी फर्स्ट ईयर की छात्रा नहीं थी। ये वो लड़कियां भी नहीं थी जिसके साथ विशाल को देखा गया था, और क्योंकि ये पुरानी छात्राएं थीं, विशाल इन्हें पहले से ही जानता होगा। इसलिए प्रथम वर्ष की सभी छात्राओं की कॉल डिटेल्स भी खंगाली जा रही थी। इधर विशाल की ज़िंदगी उल्टी गिनती गिन रहा था। जीने की उम्मीद छोड़ खुद को सोनम के जुर्म के आगे सौंप चुका था कि आज उम्मीद ने एक किरण दिखाई। गांव का एक शरारती लड़का बिट्टू, जो अपने पिताजी की शर्ट की जेब से 500 रुपये चुराकर बहुत सी खाने की चीज़ें खरीदकर इन्हें इधर छुपाने आया था। वो अक्सर ऐसा करता था क्योंकि इस हवेली में कोई और कभी नहीं आता था। पिताजी की बीड़ी चुराकर भी वो यहीं छुपाता था और यहीं उनके धुएं से छल्ले भी बनाता था। वो हवेली में दाखिल हुआ। उसे देख विशाल जैसे फिर से जी उठा। विशाल ने उसे आवाज़ लगाई। बिट्टू ने जैसे ही विशाल को देखा, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। बचपन से हवेली में भूतों का बसेरा होने की बातें सुनी थी, और आज विशाल भी किसी भूत से कम तो नहीं दिख रहा था। बिट्टू पहले भागा और बेतहासा भागा, फिर अचानक रुका क्योंकि भूत उसका पीछा नहीं कर रहा था। तो वो वापस मुड़ा और हिम्मत कर फिर हवेली की तरफ बढ़ा। वो हिम्मती लड़का था। ये हवेली उसका गुप्त ठिकाना थी। आज तक उसने यहाँ भूत नहीं देखा था और उसे पता था कि शैतानी शक्तियों की ताकत दिन में कम होती है, तो उसने रिस्क लिया। वो विशाल के पास गया और उसने देखा कि विशाल बंधा हुआ था, तो उसकी हिम्मत बढ़ी और उसके सामने गया। बेटा बेटा मुझे खोल दे प्लीज़। कौन हो तुम? तुम ज़रूर भूत हो। नहीं, मैं आदमी हूँ। मेरी जेब में पैसे हैं, मैं तुझे पैसे दे दूँगा। मुझे खोल दो प्लीज़। बिट्टू सोच में पड़ गया। अगर ये भूत हुआ और इसने मुझे पकड़ लिया तो? फिर सोचा, मगर भूत तो जीन्स नहीं पहनते हैं। आखिर उसने निर्णय लिया और विशाल के समझाने का असर भी था कि वो विशाल को खोलने को राजी हो गया। मगर जंजीर तोड़ना आसान काम नहीं था। 4 घंटे की मेहनत के बाद वो जंजीर तोड़ी जा सकी। विशाल अब आज़ाद था। विशाल ने बिट्टू से सड़क का रास्ता पूछा
और लड़खड़ाता उस ओर बढ़ चला। वो पैसे देना भूल गया था और बिट्टू भी मांगना भूल गया था। वो गांव की ओर भागा। विशाल की जो हालत थी, किसी बस वाले ने या गाड़ी वाले ने उसे नहीं बिठाया। ऐसी हालात में कौन उसे बैठाता? दिन बस ढलने को था। विशाल की जो हालत थी, कोई आदमी इस हाल में चल भी ना पाए, मगर ये तो मौत का खौफ था जो विशाल को चला रहा था। आखिर शाम 7 बजे एक गाड़ी उसके इशारे की ओर रुकी। गाड़ी में 3 पंजाबी लड़के थे जो टूर पर निकले थे। अब विशाल को पता चला कि वो झारखंड में था। सोनम कुछ ही देर में मोटरसाइकिल को दिल्ली से झारखंड ले आई थी। विशाल ने उन्हें पूरी कहानी कह सुनाई। उसने फ़ोन पर घर संपर्क करने का प्रयास किया, मगर नेटवर्क ना होने के कारण कुछ ना हो सका। अंधेरी सुनसान सड़क पर गाड़ी सरपट भाग रही थी। अचानक जंगल का सन्नाटा एक चीख सी आवाज़ से टूटा। विशाल जो बेहोशी की हालात में जा चुका था, अचानक जागा। सामने सड़क पर सोनम खड़ी थी। विशाल हड़बड़ाती आवाज़ में बोला, ये वही है हरजीत सिंह, 28 वर्ष का सिख युवक जो गाड़ी चला रहा था। उसने एक्सीलरेटर जोर से दबाया। हम जानते हैं सिख अक्सर ही बहादुर होते हैं और शरणागत की रक्षा करना अपना धर्म समझते हैं। गाड़ी लगभग 150 की गति से सोनम से टकराई। गाड़ी की धज्जियाँ उड़ चुकी थी। चारों तरफ गाड़ी और उसमें सवार लोगों के चिथड़े बिखरे हुए थे। विशाल को सोनम गाड़ी से बाहर निकाल चुकी थी। वो रात विशाल की आखिरी रात साबित हुई। अगले दिन अखबार में अज्ञात वाहन से टकराकर 3 पंजाबी युवकों की मौत की खबर थी। विशाल की गाड़ी में होने का किसी को आभास तक न हुआ। इधर बिट्टू भी घर जाने के बाद से भयंकर बीमार पड़ा। गांव के वैद्य ने बताया उस पर चुड़ैल का साया है। पूजा की गई। रक्षा हेतु अभिमंत्रित जल पिलाया गया, पर वो बच नहीं सका और सोनम एक बार फिर हवेली छोड़ निकल पड़ी अपने दूसरे शिकार की तलाश में। कौन थी सोनम? क्यों विशाल को मारना चाहती थी? उसका अगला शिकार कौन होगा? क्या इंस्पेक्टर अभिमन्यु कभी इस गुत्थी को सुलझा पाएगा? क्या उस तक पहुंच पाएंगे वो? रात का वक्त है, तकरीबन 11 बज चुके हैं। एसीपी शैलेंद्र कुमार कार ड्राइव करके घर की ओर जा रहे हैं। घर जिसे वो घोंसला कहा करते हैं, अकेले पंछी का घोंसला। 7 साल पुरानी बात है। परिवार समेत पहाड़ों की सैर पर निकले थे। गाड़ी का संतुलन अचानक एक टायर फटने के कारण बिगड़ा और वो खाई में जा गिरी। इस हादसे में उनकी पत्नी शालिनी, बेटा रोहन और बेटी श्रद्धा अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। रह गए अकेले शैलेंद्र, जो अब नौकरी को ही जिंदगी मानकर जी रहे थे और जब ऑफ ड्यूटी होते तो मानो मरे हुए होते। अचानक एक औरत सामने से भागती सी आई। अगर एकदम से ब्रेक ना मारा होता तो शायद गाड़ी उसे उड़ा देती। शैलेंद्र तुरंत गाड़ी से उतरे। इससे पहले वो कुछ कहते, उनकी वर्दी देख वो चिल्लाए, बचाओ बचाओ, मुझे, मेरी मदद करो। क्या हुआ? कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं। गुंडे? कैसे गुंडे? किस तरफ है वो? महिला ने अंधेरी गली की तरफ इशारा किया। शैलेंद्र रिवॉल्वर हाथ में लिए उस तरफ बढ़े, मगर वहां कुछ न था। लगता है वो लोग भाग गए। पर आप कौन हैं? इतनी रात गए मुनरिका के इलाके में अकेले क्यों घूम रही हैं? ये जगह बहुत खतरनाक है। पहले भी कई भयानक घटनाएं यहाँ पे हो चुकी हैं। मैं यहाँ नहीं हूँ, झारखंड की रहने वाली हूँ, विधवा हूँ। नौकरी का झांसा देकर वो मुझे यहाँ लाए। वो मुझे बेचना चाहते थे। तब शैलेंद्र बोलते हैं, डरिए मत, आप मुझे उनकी सभी डिटेल्स दे दीजिए, पुलिस उन्हें छोड़ेगी नहीं। महिला बोलती है, धन्यवाद। महिला वापस मुड़ी और चलने लगी। शैलेंद्र भी गाड़ी में बैठ ही रहे थे। फिर अचानक उन्होंने महिला को आवाज़ लगाई, इतनी रात गए कहाँ जाइएगा आप? मेरे एक रिश्तेदार हैं, उनके वहाँ चली जाऊँगी। आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। रात के वक्त अनजान शहर में अकेले घूमना खतरे से खाली नहीं है। उसे ठिकाने पर छोड़ उससे उस व्यक्ति की डिटेल्स भी ले ली जो उसे झारखंड से नौकरी का झांसा देकर लाया था। अगले ही दिन जांच हेतु टीम गठित कर दी गई। इस घटना को हफ्ता गुजर चुका था। मैंने आपको बताया था एसीपी साहब निहायती तन्हा थे और ऑफ ड्यूटी ऐसे होते मानो मरे हुए हो। एक शाम या कहे तन्हा शाम ऐसी थी और वो सड़क किनारे गाड़ी रोककर सिगरेट सुलगाई ही थी
कि सामने स्टैंड पर एक अकेली महिला दिखाई पड़ी। शक्ल से कुछ कुछ वैसी ही दिखाई पड़ रही थी। पहले सोचा छोड़ो, अगर वो भी हो तो मुझे क्या, फिर ना जाने क्या सोचकर उसकी तरफ बढ़ गए। मुझे लगता है मैंने आपको पहले कहीं देखा है। महिला उनकी तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, अरे आप हफ्ते भर में भूल गए? नहीं नहीं, मैं भूला नहीं था, बस सोचा कहीं आप इस नाचीज़ को भूल नहीं गई हो। आप तो उस रात मेरे लिए भगवान का फरिश्ता बनकर आए थे, आपको कैसे भूल सकती हूँ मैं? आज इस वक्त यहाँ कैसे? एक छोटी सी नौकरी मिल गई है, रिश्तेदार के यहाँ पनाह भी मिल गई, बस अभी काम से वापस ही जा रही थी। आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी कोई ऑटो मिल जाएगा। इसमें तकलीफ की क्या बात है, अभी खाली आवारा ही घूम रहा हूँ। ठीक है, दोनों गाड़ी में बैठते हैं। वैसे नाम क्या बताया था आपने? नाम तो बताया ही नहीं था। महिला मुस्कुराई, फिर आगे बोली, शालिनी। ये नाम जैसे दिल चीरता हुआ गुजर गया। रास्ते में दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी तन्हाई भरी कहानी सुनाई। अरसे बाद शैलेंद्र को जैसे सहारा मिला था, जैसे कोई राही कई कोस दूर में चलने के बाद किसी पेड़ की शीतल छांव को पाता है। ऐसा ही था ये आराम। अब दोनों अक्सर मिलने लगे, नज़दीकियाँ बढ़ती चली गई और जैसे एक अनकहा रिश्ता दोनों के बीच बन गया हो। शैलेंद्र अब बहुत खुश रहने लगे थे। पूरे डिपार्टमेंट में कानाफूसी चल रही थी कि साहब का चक्कर चल रहा है, आखिर कब तक ये पर्दा बीच में रहे, आखिर आज फैसला हो ही जाए। मन बनाकर आज दिल की बात कहने की ठान ही ली थी। शैलेंद्र ने बोला, शालिनी कब तक हम यूं ही मिलते रहेंगे? क्यों, आपको नहीं मिलना है? शैलेंद्र बोला, नहीं नहीं, मेरा मतलब तुम भी अकेली, मैं भी तन्हा, क्यों ना हम एक दूसरे का सहारा बन जाए। महिला बोली, मैं अकेली कहाँ हूँ, मेरा एक बेटा भी है, वो अपनी नानी के साथ रहता है। हाँ ये तो तुमने बताया था, मगर क्या? मैं एक बार माँ से पूछे बिना शादी करके देख चुकी हूँ। अमित के मरने के बाद उसके घर वालों ने मुझे और मेरे बेटे को बेसहारा छोड़ दिया था। बिना माँ से पूछे मैं कोई फैसला नहीं ले सकती। ठीक है, पूछ लो, उसमें क्या परेशानी है? महिला बोली, मेरा गांव जिस इलाके में है उधर फ़ोन नहीं चलते और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। ठीक है, तुम्हारी जो मर्जी। 7 साल के बाद शैलेंद्र ने छुट्टी ली थी। इस बीच उन्होंने बीमारी तक के लिए टाइम नहीं निकाला था। दोनों गाड़ी में सवार हुए और शाम के वक्त झारखंड के लिए निकले। मैं चलाऊं गाड़ी? क्या तुम गाड़ी चलाना जानती हो? हाँ, मेरे पिताजी ड्राइवर थे और कभी कभी अमित की गाड़ी भी चलाती थी, लेकिन अभी हमें जल्दी पहुंचना है, तुम्हारे गांव ऐसे ही 3 दिन लग जाएंगे पहुंचने में। महिला बोली, अरे 2 दिन क्या, 2 घंटे से पहले हम पहुंच जाएंगे, एक बार दो ना प्लीज़। फिर शैलेंद्र बोला, ठीक है, बट थोड़ी देर के लिए ही। अब शालिनी ड्राइविंग सीट पर बैठी थी। उसकी खुशी देखकर शैलेंद्र अभी अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे थे कि क्या होने वाला है। अचानक उन्हें पीछे की ओर झटका लगा। उनकी होंडा सिटी आज फरारी से भी तेज भाग रही थी। वो सच में फरारी की अधिकतम संभावित गति से तेज भाग रही थी। आज पहली बार उन्हें डर का एहसास हुआ। शैलेंद्र बोला, थोड़ा धीरे चलाओ। महिला बोली, चुपचाप बैठे रहो। उसकी आवाज़ में बेहिसाब शक्ति थी। शैलेंद्र बोला, तुम नाराज़ क्यों हो रही हो? शालिनी ने उनकी तरफ घूर कर देखा। उसकी आंखें लाल थी। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और गाड़ी धड़ाधड़ आवाज़ करती हुई जंगल के रास्ते से गुजर रही थी। अचानक आगे की ओर जोर का झटका लगा। अगर सीट बेल्ट ना लगाई होती तो सर टकराकर फूट गया होता। जंगल के बीचों बीच पुरानी सी हवेली। शैलेंद्र बोला, ये कौन सी जगह है? महिला बोली, चुपचाप अंदर चलो। शालिनी के बदले तेवर पुलिस खोपड़ी भाप गई थी। उन्होंने शालिनी का हाथ पकड़ा और उसे दोबारा गाड़ी के अंदर खींचने का प्रयास किया, मगर हुआ उल्टा। शालिनी ने उन्हें उठाकर जोरदार पटकी मारी कि वो बेहोश हो गए। जब होश आया तो खुद को उल्टे लटका पाया। शैलेंद्र ने बोला, कौन हो तुम और क्या चाहती हो? महिला बोली, बदला चाहती हूँ मैं। अमर सिंह। अमर सिंह? तुम जानती हो मैं शैलेंद्र कुमार हूँ। मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ और बताओ तुम कौन हो। मैं तेरी मौत हूँ,
कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। पुलिस के हाथों बच नहीं पाओगे तुम। ये धमकी उसके लिए पहली बार नहीं थी और इस धमकी का जवाब वो क्या देती थी ये आप जानते ही हो। पूरा जंगल शैलेंद्र की चीखों से गूंज उठा था। ये चीखें रह रहकर जंगल के सन्नाटों को चीरती रही। ठीक वैसे ही शालिनी शैलेंद्र के शरीर को चीरती जा रही थी। फिर खून से लाल जमीन को वो चाटने लगी, जैसे बरसों से इसी खून की प्यासी में जी रही थी। शैलेंद्र बेहोश थे। दिन कब निकला उन्हें पता ही नहीं चला। उनकी आंख खटके की आवाज़ से खुली। तकरीबन 5:30 बजे पुलिस ने हवेली को चारों तरफ से घेर लिया था। इंस्पेक्टर अभिमन्यु उनके सामने खड़े थे। उनकी जंजीरें तोड़ी गई। तब उन्होंने पूरी आप बीती अभिमन्यु को कह सुनाई। जो वो बोल रहे थे विश्वास के लायक तो नहीं था, मगर कल रात जो हुआ अभिमन्यु भी कहीं ना कहीं उसके गवाह थे। दरअसल एसीपी साहब की प्रेम कथा अभिमन्यु के कान में भी पड़ चुकी थी। उन्होंने एसीपी साहब की जासूसी करने की कोशिश की, उनकी प्रेमिका शालिनी पर उसका शक गहराता जा रहा था। और जब उन्होंने छुट्टी की दरख्वास्त लगाई तो उसने उनकी गाड़ी में एक ट्रैकर चुपके से चिपका दिया। कल रात वो उनकी गाड़ी का पीछा करने वाले थे, मगर उनकी गाड़ी इतनी तेज भागी कि पीछा किया ही नहीं जा सका था। पूरी तेजी दिखाते हुए भी वो अभी इस हवेली तक पहुंचे हैं। स्थानीय पुलिस दल उनके साथ था। पुलिस को देख गांव के लोग भी उधर जमा हो गए थे। अब जो बातें एसीपी शैलेंद्र ने बताई थी उनके हिसाब से वो औरत किसी अमर सिंह का इंतजार बरसों से कर रही है। ये सुनकर गांव के बैगा एक तरह के वैद्य होते हैं। झारखंड के गांव में जो दवा देने के साथ झाड़ फूक जादू टोना आदि काम करते हैं। तो बैगा ने कहा, मेरे दादाजी ने मुझे हवेली की कहानी सुनाई थी। मैं जानता हूँ अमर सिंह और उस औरत के बारे में। सब एक टक उसकी ओर देखने लगे तो इसे सबकी स्वीकृति मानकर उसने कहना शुरू किया, अंग्रेजों की जमाने की बात है। इस गांव के जमींदार विक्रम सिंह थे। उनकी धर्मपत्नी शीतला देवी और एक बेटा भी था। एक बार अचानक विक्रम सिंह बीमार हो गए। बहुत दवाइयाँ दी, अंग्रेजी डॉक्टर तक बुलाए, पर उन्हें बचाया ना जा सका। उनका मरना था कि उनकी जायदाद पर उसके चचेरे भाई अमर सिंह की नज़र जम गई। उसकी राह में कोई रोड़ा था तो वो था ठाकुर जी का बेटा। ठकुराइन ये बात समझ गई थी, सो उसने अपने पति के सबसे खास नौकर बिरजू को जिम्मेदारी दी कि वो उनके वारिस को उसके ननिहाल सुरक्षित पहुंचा दे। साथ में एक खत भी लिख भेजा और मदद की गुहार लगाई। इधर अमर सिंह तांत्रिक अघोरानंद के साथ मिलकर एक नई योजना बनाकर रखा था। गांव में कई बच्चे गायब होने लगे। ऐसे वक्त में जब पिता समान जमींदार का निधन हो गया था, गांव के लोग बाबा अघोरानंद से सहायता मांगने गए। अघोरानंद ने कहा, एक डायन का साया है तुम्हारे गांव पर। उसने पहले अपने पति की बलि दी, फिर अपने बेटे की, और अब वो काली शक्तियों को पाने के लिए तुम्हारे बच्चों को खा रही है। गांव के लोग अनपढ़ जरूर थे, मगर अपनी ठकुराइन को माँ समान मानते थे। उन्हें विश्वास ना हुआ। तब अघोरानंद बोला, हवेली के पिछले गड्ढे में देखो, उसने अपने बच्चों को वहीं गाड़ रखा है। गांव वाले सब लोग हवेली पहुंचे। ठकुराइन उनकी बात सुन भड़क उठी। उसने बताया कि उसने अपने बेटे को ननिहाल भिजवा दिया है, बिरजू उसे छोड़ कर आया है। ऐसा कहना था कि बिरजू ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। अब ठकुराइन को गांव वालों की बात माननी पड़ी। हवेली के कुएं में खुदाई हुई और छोटे ठाकुर का शव वहां से बरामद हुआ। शव देखकर ठकुराइन बेहोश हो गई। नौकरों ने पानी छिड़ककर उन्हें जगाया। तब तक अमर सिंह और अघोरानंद गांव वालों को भड़काने में लगे थे। भला प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत, सब सामने था और ठकुराइन की बात को बिरजू झुठला ही चुका था। वो ठाकुर साहब का सबसे खास था, उस पर सबको भरोसा था। ठकुराइन डायन साबित हुई। उसे जिंदा जलाने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। हवेली के लठैत भी उनको ना रोक सके। ठकुराइन को जिंदा आग के हवाले कर दिया गया। कहते हैं जलती हुई ठकुराइन बहुत दूर जंगल तक भागी। उसकी लाश किसी को मिली। कई बरस बाद किसी तांत्रिक ने अपने अभीष्ट कार्य के लिए ठकुराइन के मृत शरीर को यूज़ किया
और उसमें उसकी आत्मा को प्रवेशित करवा दिया। ऐसी आत्माओं को ही प्रेत कहा जाता है। कार्य सिद्धि के बाद कहते हैं तांत्रिक से याचना कर वो स्वतंत्र हो गई। उसके बाद वो गांव वालों पर कहर बनकर टूटी थी। जब किसी बाबा जी को बुलाया गया था, उन्होंने ठकुराइन के रोष को शांत किया और उसे कहा कि जो तेरे अपराधी हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो क्यों निर्दोष लोगों को दंड दे रही है। इंतजार कर, जब वो दोबारा इस धरती पर जन्म लेंगे और जब वो अपने अपराध करने वाली उम्र में पहुँचेंगे तब उनसे बदला लेना। तब तक इस हवेली में साधना कर और अपनी शक्तियाँ बढ़ा। तब से हवेली में हम नहीं जाते और ठकुराइन हमें परेशान नहीं करती। वहाँ से तरह तरह की आवाज़ें आती हैं पर हम ध्यान नहीं देते। अब सवाल था एसीपी साहब उर्फ अमर सिंह जी की सुरक्षा का, क्योंकि उन्हें किसी चुड़ैल के इंसाफ के लिए तो छोड़ नहीं सकते थे। अभिमन्यु साथ में झारखंड पुलिस की टीम भी लाए थे, क्योंकि उन्हें किसी नक्सली साजिश का अंदेशा था। बैगा ने एक झोपड़ी को अभिमंत्रित किया, उसमें सुरक्षा घेरा बनाया। झारखंड पुलिस के दरोगा हप्पू सिंह ने सुरक्षा का जिम्मा लिया। जैसे ही शाम ढली, हवाएं तेज चलने लगी। तूफान सा उठा जो पूरी झोपड़ी को उठा ले गया और वो प्रेत आत्मा सबके सामने थी। बैगा उसका पहला शिकार बना। झारखंड पुलिस के जवान भी उस पर झपटे, मगर 7-8 जवान भी उसे रोकने में असमर्थ दिखे। तुम अभिमन्यु ने हप्पू को गाड़ी निकालने का इशारा किया, खुद एक जवान की राइफल उठाई और शैलेंद्र को बीच में बैठाकर गाड़ी भगाना शुरू किया। जवानों में राइफलों के आगे लगे खंजरों से उसे खोद दिया था, मगर वो कौन सा जिंदा थी जो मरती। इधर गाड़ी बेतहासा भाग रही थी। थोड़ी ही देर में गाड़ी के पीछे भागती हुई वो दिखाई दी। गाड़ी की रफ्तार 140 किलोमीटर प्रति घंटा थी, मगर वो इतनी तेजी से फासला कम कर रही थी। मगर अभी डरने का समय नहीं था। 303 राइफल का फायर उसकी खोपड़ी उड़ाता हुआ निकला। अब खोपड़ी नाक के ऊपर से जा रही थी। आधे सर की आकृति अभी भी दौड़ रही थी। अभिमन्यु ने दोबारा बंदूक रिलोड की। 303 अंग्रेजी ज़माने की बंदूक है जो अभी भी पुलिस वालों के पास पाई जाती है। इसे हर फायर के बाद रिलोड करना पड़ता है, मगर इसकी ताकत इतनी है कि हाथी के भी एक ही वार में परखच्चे उड़ा दे। दूसरा फायर दाहिने पैर को जांग से उड़ा गया। अब वो आकृति एक पैर और 2 हाथों से दौड़ रही थी। तीसरे फायर के लिए रिलोड होने तक वो गाड़ी पर झपट पड़ी। बोलेरो की छत एक हाथ से उसने ऐसे फाड़ी जैसे कोई कागज का टुकड़ा हो, और शैलेंद्र को लेकर सड़क के दाहिनी तरफ पेड़ पर कूद कर चली गई। गाड़ी अचानक से रपट कर घूमी। हप्पू सिंह जंगल में उसका पीछा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उबड़ खाबड़ जंगल में गाड़ी कितना पीछा करती। एक गड्ढे में टायर फंस गया। समय बिल्कुल नहीं था। दोनों तुरंत उतरकर दौड़े। 10 मिनट यह खेल भी चला, मगर उड़ती हुई सोनम शर्मा या कहे शालिनी या फिर ठकुराइन को पकड़ना असंभव हो गया था। दोनों की सांसें फूल गई थी। सुनसान जंगल के बीचों बीच अभिमन्यु घुटनों पर हाथ रखकर हाँफ रहे थे। उन्होंने पीछे देखा। तकरीबन 10 से 15 कदम की दूरी पर हप्पू भी हाँफ रहे थे। नक्सली हमले में पुलिस के 4 समेत दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम के साथ एसीपी की मौत हुई। अगले दिन की खबर थी। डिपार्टमेंट में ऐसी डरावनी कहानियां तो जनता को बुझा नहीं सकता। कहानी से पर्दा उठ चुका था, मगर कई सवाल अभी भी बाकी थे, जिनका उत्तर आगे आपको कहानी में मिलेगा, तो पूरा कहानी को जरूर सुनिएगा। एसीपी साहब को ना बचाया जा सका, इसका अफसोस अभिमन्यु को जिंदगी भर रहेगा। लेकिन अभी असली सवाल था कि उस प्रेत आत्मा को कैसे रोका जाए, कैसे अगले शिकार को बचाया जाए। पुलिस ने हवेली को चारों तरफ से घेर रखा था। ये लड़ाई बंदूकों के दम पर नहीं जीती जा सकती थी, क्योंकि एक शरीर के नष्ट होने पर वो दूसरे शरीर को अपना हथियार बना सकती थी। सोनम और शालिनी दोनों अलग अलग मृत औरतों के शव थे जिन्हें उसने इस्तेमाल किया था। विशाल के शव के चिथड़े भी वहाँ मिले, जिसे अधिकांश वो खा चुकी थी। शैलेंद्र के भी एक हाथ और आधा मुंह गायब था। पैरानॉर्मल की तरफ से तहकीकात के लिए बुलाया गया। वो सुबह ठीक 5 बजे उपस्थित हुए ताकि कार्यवाही के लिए पूरा दिन उपलब्ध हो सके।
उन्हें पता था कि सूरज ढलने के बाद वो यहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे। इस तरह के मामलों में वो विशेषज्ञ माने जाते थे, मगर इतनी शक्तिशाली नकारात्मक ऊर्जा से उनका भी कभी सामना नहीं हुआ था। दिन के समय भी उनके विशेष यंत्र तीव्र मात्रा में ऊर्जा महसूस कर पा रहे थे। अभिमन्यु ने उन्हें पूरा मामला विस्तार से समझाया और बैगा की बताई कहानी भी सुनाई। विवेक ने हवेली में गुप्त स्थानों की खोज हेतु कार्यवाही शुरू की। इसके लिए विशेष मजदूर बुलाए गए थे। उन्होंने बताया कि कोई शक्तिशाली प्रेत रात के वक्त किसी भी मृत शरीर में वास कर सकता है, मगर दिन के समय उसे अपने मूल शरीर में ही रहना होता है। लेकिन अगर वो इतनी ही शक्तिशाली थी तो क्यों नहीं इन लोगों को वहीं मार दिया? ये सब खेल क्यों? वो सीधे उठाकर भी तो ला सकती थी, अभिमन्यु ने सवाल पूछा। क्योंकि प्रेत की शक्ति का आधार उसका मूल शरीर ही होता है। अगर दिल्ली में उसे तीव्र प्रतिरोध का सामना करना पड़ता तो शायद उसे रोका जा सकता था, तांत्रिक क्रियाओं से बांधा जा सकता था, मगर यहाँ उसकी शक्ति कई गुना ज़्यादा है। इसलिए बैगा बाबा का रक्षा घेरा काम ना आया। उसने सालों साधना कर खुद को बहुत शक्तिशाली बना लिया है, विवेक ने विस्तार पूर्वक समझाया। तो अब क्या योजना है? अंधेरा ढलने से पहले मूल शरीर को ढूंढकर उसका अंतिम संस्कार करना होगा। अच्छा, हवेली के तहखाने में कई औरतों और लड़कियों की लाशें मिली। शायद वो ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल के लिए इन्हें जमा कर रही थी। तहखाने के अंदर भयंकर गंध आ रही थी और हाड़ का कपा देने वाली ठंड थी। जून की भयंकर गर्मी में ये अचंभे की बात थी, मगर कल रात जो नज़ारा देखा, अब किसी बात पर किसी को भी अचंभा नहीं हो रहा था। तहखाने के अंदर एक और तहखाना मिला। वहाँ बहुत अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में एक कंकाल नजर आया, जला हुआ और सड़ा हुआ। विवेक कहते हैं यही नेगेटिव ऊर्जा का स्रोत है, यही है उसका असली शरीर। वो उसके नज़दीक पहुँचते हैं, तभी एकाएक वो कंकाल उछलकर छत से जा चिपका और जोर की गर्जना से पूरा इलाका कांप उठता है। अट्ठास का वो स्वर स्वयं काल को भी भयभीत कर दे। अघोरानंद, तेरा ही इंतजार था मुझे पता था तू जरूर आएगा। सब अचानक से सहम गए। तभी वो विवेक पर झपटी। उसने विवेक को दोनों हाथों से उठा लिया था कि अचानक अभिमन्यु ने हाथ में पकड़े खुखरी से उसका दाहिना हाथ अलग कर दिया। विवेक को उम्मीद थी कि वो हमला कर सकती है, दिन में अन्य शरीर में प्रवेश चाहे ना कर सके, पर अपने मूल शरीर से जरूर हमला करेगी। इसलिए उसने सबको हथियार लेकर चलने को कहा था। अभिमन्यु ने खुखरी पकड़ी थी। हप्पू सिंह अपने नाम व कद के अनुसार एक बड़ा हथौड़ा लाए थे। अन्य जवान भी लोहे के रॉड व कुछ धारदार हथियार लाए थे। बंद स्थानों पर गोली चलाना मूर्खता थी। अंग भंग कर उसे बेबस करने की और फिर शरीर को जलाकर नष्ट करने की योजना थी। तो अभिमन्यु ने हाथ काटा तो दूसरे हाथ से विवेक को छोड़कर उसने प्रति उत्तर दिया। ये वार इतना जोरदार था कि हाथ से खुखरी छूट गई और अभिमन्यु का सर दीवार से जा टकराया। इतना होना था कि हप्पू सिंह जय बजरंगबली का नारा करते हुए उस पर टूट पड़े। पहले ही वार में खोपड़ी तोड़ दी। साथ ही सारे पुलिसकर्मियों ने एक साथ जोरदार हमला किया। अगर रात का वक्त होता तो वो अकेले सब पर भारी होती, मगर दिन में वो सामना ना कर सकी। हर अंग के कई कई टुकड़े कर दिए गए, हड्डियों का आटा बना दिया गया। अब उसका जल्द से जल्द अंतिम संस्कार करना था, सो उसे आग के हवाले कर दिया गया। साथ ही अन्य शरीरों को ढूंढकर उन्हें ढेर लगाकर आग के हवाले कर दिया। शाम बस ढलने को ही थी। विवेक ने कहा, अब जल्दी से यहाँ से निकलो। आज बख्तरबंद गाड़ियों का इंतजाम किया गया था। विवेक गाड़ी चला रहे थे जिसमें अभिमन्यु और हप्पू सिंह बैठे थे। चारों तरफ से 4 गाड़ियाँ उन्हें घेर कर चल रही थी। अभिमन्यु ने फिर सवाल किया, जो तुम्हें करना था सो तो कर दिया, अब क्यों डर रहे हो तुम? कल सुबह उसके पास कोई शरीर ना होगा, वो खत्म होकर पुनर्जन्म की यात्रा पर चली जाएगी, पर आज रात वो जिंदा है। हालांकि मूल शरीर के नष्ट होने की वजह से कुछ कमज़ोर है, मगर ये उसका आखिरी मौका है मुझे मारकर अपने सालों के इंतजार को सफल बनाने का। वो कोशिश ज़रूर करेगी, जितना हो सके इस जगह से दूर निकलना होगा ताकि उसका मुकाबला करना आसान होगा।
वो बात कर ही रहे थे कि जोरदार चीखों की आवाज़ ने सबकी बोलती बंद कर दी। जलती हुई लाशें कई आधी जल चुकी थी, कुछ के केवल कंकाल ही दिख रहे थे, कुछ में मांस के लुथड़े लटक रहे थे। सड़क के दोनों तरफ पेड़ों पर बंदरों की तरह उछलते हुए उनका पीछा कर ही रही थी। पुलिस वाले गोलियां चलाकर उन्हें रोकने का प्रयास कर रहे थे। अब वो पहले से कमज़ोर जरूर थी, मगर ये उनके लिए आखिरी लड़ाई होने वाली थी, इसलिए वो किसी घायल शेरनी की तरह खतरनाक हो चुकी थी। गाड़ियाँ तेज रफ्तार से भाग रही थी। कई चुड़ैलों को गोलियों से अंग भंग कर दिया गया था। तभी एक पीछे वाली बख्तरबंद गाड़ी पर आ झपटी। उसके पीछे दो और आ पहुंची। ड्राइवर संतुलन ना बना पाया और गाड़ी पलट गई। वीर जवानों ने काफ़ी देर हाथापाई में उन्हें उलझाया, मगर गाड़ी में विवेक को ना पाकर वो आगे बढ़ चली। उन पर तो बस विवेक उर्फ अघोरानंद को मारने का भूत सवार था। एक एक कर बाकी 3 बख्तरबंद गाड़ियां भी गिरा दी गई, मगर इतने संघर्ष के दौरान विवेक अपनी गाड़ी को काफ़ी आगे ले जा चुके थे। अनेक चुड़ैलें भी जवानों के हाथों अंग भंग होने के कारण पीछे रह गई थी। इधर हप्पू सिंह और अभिमन्यु मोर्चा संभाले हुए थे और लगातार गोलियां चला रहे थे, पर आखिरकार उनका सामना खत्म हुआ। 3 चुड़ैलें अब भी बाकी थी। प्रतिरोध न होने के कारण एक गाड़ी पर आ झपटी। अभिमन्यु ने अपनी आखिरी हथियार, अपनी सर्विस रिवॉल्वर के 6 गोलियां उस पर बरसा दी। वो गाड़ी से नीचे गिरी। तब तक बाकी 2 भी आ पहुंची। एक ने हप्पू सिंह को पकड़ा। दोनों हाथापाई करते हुए नीचे गिर पड़े। दूसरी से अभिमन्यु राइफल को लाठी की तरह इस्तेमाल करते हुए सूझ रहे थे। थोड़ी ही देर में नीचे गिरी दोनों भी फिर गाड़ी पर चढ़ गए। अब तो अभिमन्यु के लिए उन्हें रोकना लगभग असंभव था। तभी गाड़ी एक दाहिना मोड़ काटती है और तीनों चुड़ैलें गाड़ी छोड़ इधर उधर उड़ जाती है। शंख और घंटी की आवाज़ों से आसमान गूंज रहा था। ये था माँ छिन्नमस्तक शक्तिपीठ, दूसरा सबसे शक्तिशाली शक्तिपीठ जो लगभग 6000 वर्ष पुराना है। जैसे नकारात्मक ऊर्जा का अपना क्षेत्र होता है, वैसे सकारात्मक ऊर्जा का भी अपना क्षेत्र होता है। हजारों वर्ष से पूजा पाठ से यह नीत प्रतिदिन और भी शक्तिशाली होता जाता है। आज रात हमें यहीं काटनी होगी, सुबह सब ठीक हो जाएगा, विवेक ने कहा। अभिमन्यु बस मुस्कुरा दिए। अगली सुबह अस्पताल में दरोगा हप्पू सिंह और उनके घायल साथियों से मिलने के बाद दोनों दिल्ली लौट गए। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पे समाप्त होती है। क्या मरने के बाद भी कोई बदला ले सकता है? एक नई नवेली दुल्हन जो सपनों की दुनिया में प्रवेश भी ना कर सकी हो, उससे पहले ही किसी के लालच ने उससे जीवन से ही छीन लिया। हाँ, लिया उसने बदला, उस हर शख्स से जो उसकी हत्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भागीदार था। सुनिए एक रोमांचक कथा। अरे जल्दी चल, बुधिया पीछे घूमकर अपने तीनों साथियों पर चिल्लाया। अरे क्या केचुए की तरह रेंगते हुए आ रहे हो? बुधिया को देरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। आज सारे बर्तन बिक गए थे और 3 पैकेट काटने का अवसर भी मिल गया था। सामान्य से ज़्यादा आमदनी हो तो खुशी में दारू तो बनती है। देसी दारू की 2 बोतलें थैले में होने के बावजूद बुधिया बाकी तीनों सामू और तेजा और हरिया से 10 कदम आगे चल रहा था। जंगल का रास्ता था। जंगल के बीचों बीच थोड़ी साफ जगह थी। वहां पहुंचते ही बुधिया ने अपना गमछा फैलाया, लालटेन जलाई और बैठकर थैले से एक बोतल निकाल ली। तभी बाकी तीनों भी हंसते एक दूसरे को धकियाते पहुंच गए। बुधिया का तमतमाया चेहरा देखकर तीनों चुपचाप अपना अपना गमछा फैलाकर बैठ गए और बुधिया को देखने लगे। अबे ये बाराती बनकर क्यों बैठ गए? अभी पंगत के इंतजार में बैठे रहोगे कि गिलास भी निकालोगे? बुधिया उनकी डरी शक्ल देखकर हंस पड़ा। का हुआ, कौनो भूत चुड़ैल देख ली? बुधिया ने चुटकी ली। बुधिया 5-6 साल उन तीनों से बड़ा था, थोड़ा मिजाज से तेज था। उसका मूड सही देख तीनों हंस पड़े। फटाफट दारू का गिलास और नमकीन निकाला गया। एक एक पैग लेते ही मन तरंगिन हो गया। बुधिया ने ढोलक ली, तेजा ने खड़ताल, सामू चिमटा बजाने लगा और हरिया हमेशा की तरह घुंघरू पहनकर नाचने लगा। इस घोसारा जंगल के एक और 4 छोटे छोटे गांव बसे थे। बौसर,
चौराई, अमौली और डुबकी। गांव क्या, टोले कहिए। 60-70 परिवार और अधिकतम 200-250 की आबादी थी। गौसारा जंगल की दूसरी तरफ एक स्टेशन था, गौसारा जंक्शन। गौसारा एक छोटा शहर था, उसी के नाम पर स्टेशन था। जंगल भी उसी नाम से बुलाए जाते थे। कई साल पहले कुछ लोगों ने ये चारों गांव बसाए थे। बौसर सबसे पुराना था। चौराई, अमौली और डुबकी लगभग एक ही साथ बसे थे। बौसर गांव वालों ने बाकी गांव वालों के लिए भी नियम बनाए थे। चारों गांव मिलजुल कर रहते थे। गांव में गरीब छोटे तबके के लोग रहते थे। चारों गांव का अलग अलग व्यवसाय था, इसलिए ना कोई प्रतियोगिता और ना कोई ईर्ष्या था। बौसर के लोग लोहार थे, लोहे के बर्तन और इससे संबंधित अन्य काम करते थे। अमौली के लोग दरी बुनते थे। आसपास के गांव शहर में बेचते थे। चौराई के लोग कुम्हार थे, मिट्टी के मटके, गमले, खिलौने बनाते और बेचते थे। डुबकी रंगरेजों की बस्ती थी, कपड़े रंगना उनका काम था। इन छोटे मोटे काम से कुछ खास आमदनी ना थी, तो ये चारों गांव वाले असामाजिक काम, चोरी डकैती भी बहुत करते थे। वो कहावत है ना, चोर चोर मौसेरे भाई, बस यही वो बात थी जिसके कारण चारों गांव में पक्का दोस्ताना रिश्ता था। छोटी मोटी चोरी तो लोगों के अपने पास रहती, पर अगर बड़ा हाथ लगा तो चारों गांव में हिस्सेदारी होती थी। कई बार रेल से सफ़र करने वाले ऐसे यात्रियों का पता चलता जो अच्छा माल लेकर यात्रा कर रहे होते। खबर चारों गांव में पहुंच जाती। सब गांव के साथी लग जाते और घेर घार कर माल हड़प लेते। फिर सबको बराबर हिस्सा मिलता। बाकी गांव के मुखिया अपने गांव में कैसे बांटना है वो तय करते। अमौली के एक बार अच्छा माल हाथ लगने पर सबने राय सलाह कर 2 हथकरे लगवा दिए थे। पूरे गांव को आराम हो गया और आमदनी भी बढ़ गई। अमौली में साझा काम, साझी कमाई, सब मिलकर दरिया बुनते और जो पैसा आता सब में बढ़ जाता। अमौली के लोग शांति प्रिय थे, पर बाकी गांव के साथ मिलकर चलने में चोरी चकारी में फंसना ही पड़ता था, अन्यथा वो अपनी दरी बुनते के काम से संतुष्ट थे। सबसे खतरनाक बौसर के लोग थे। चोरी के अलावा 2-3 हत्या भी कर चुके थे। ऐसे मामले में बाकी गांव का थोड़ा ऐतराज करना वाजिब था, पर अगर साथ ना दे तो बौसर वाले मार मार के अधमरा कर देते। ऊपर से पुलिस कचहरी का भी भय रहता। ये छोटे गांव वाले ऐसे बहुत सारे काम करते जो कानूनन अपराध था। नाबालिग की शादी, तंत्र विद्या, जादू टोना, छोटी मोटी चोरियां आदि। चारों गांव वाले मिलकर रहते तो पुलिस को फटकने नहीं देते या उनके आने से पहले ही लापता हो जाते। ऐसे सुदूरवर्ती इलाके में पुलिस के जवान गिने चुने होते। एक गांव में पुलिस आती तो गड़बड़ सामान दूसरे गांव में पहुंचा दिया जाता। कौन किस गांव का है पुलिस समझ ही नहीं पाती। शुरुआत में जिन 4 युवकों बुधिया, सामू, हरिया और तेजा का जिक्र किया वो बौसर के थे। चारों अपनी मस्ती में गला फाड़ कर गा रहे थे। समय का होश ही नहीं रहा था। दारू की दोनों बोतल समाप्त हो रही थी। हरिया नाचते नाचते थक गया था। बाकी सबके भी हाथ अपने अपने साज बचाकर थक गए थे। 2 मिनट को एकदम सन्नाटा छा गया। बीच में रखी लालटेन की पीली रोशनी में चारों की लंबी लंबी परछाई जंगल में चारों ओर फैल रही थी। इस गहन सन्नाटे में अचानक चूड़ियों की खनखनाहट सुनाई थी। पहले चारों ने ध्यान नहीं दिया, फिर ये चूड़ियों की खन 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 चारों ओर जोर जोर से बजने लगी। तेजा बोला, वो देख सोनू की चूड़ियों से भरा हाथ। कहने के साथ ही वो उठा और उसी दिशा में भागा। सामू बोला, अरे पागल, चूड़ियों वाला हाथ मेरे सामने दिखाई दे रहा है, तो उधर किधर जा रहा है? कहते हुए सामू तेजा को रोकने को दौड़ा। हरिया हैरान होकर बोला, सोने की चूड़ियों से भरा हाथ तो उधर है, मेरे सामने। कोई नई बहुरिया है, कहकर हंसने लगा। बुधिया की आंखें फैलती जा रही थी क्योंकि उसको भी ठीक सामने सोने की चूड़ियों से भरा हाथ दिखाई दे रहा था। उसका नशा हिरन हो चुका था। उसकी नज़र तेजा और सामू पर पड़ी। वो जोर से चीखा, अबे ऐसे मूर्खतापूर्ण तरीके से कहाँ भाग रहे हो? उधर दलदल है, रुक जाओ, रुको। चीखते चीखते बुधिया भागा। सामू का कुर्ता पकड़ पीछे धकेल दिया। तेजा को कंधे से पकड़ा। उसका एक पैर दलदली जमीन पर पड़ा, पर तेजा मतवाला
हुआ जा रहा था। अरे देख, मुझे बुला रही है, छोड़ बुधिया, मुझे छोड़। अरे बावले, दलदल में कौन तुझे बुला रहा है? सामू, हरिया, भाग कर आ, खींच इस तेजा को, ये मुझे भी दलदल में घसीट लेगा। तीनों ने जोर लगाकर तेजा को खींचा। बुधिया बोला, कोई नई बहुरिया नहीं, कोई साया है, जान बचाकर भागो। तीनों तेजा को खींचते हुए भागे। कंधे पर नाखून की खरोच लग रही थी, चूड़ियाँ कानों पर बज रही थी। वो बेसुध तेजा को ले ताबड़तोड़ भागते हुए रात को 12 बजे वो बौसर पहुँचे। गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग बाहर ही मिल गए। मुखिया बसेसर बोला, बस अभी हम सब तुम लोगों को ढूंढने निकलने ही वाले थे। उनके चेहरे, कंधे पर लंबे लंबे खरोच के निशान और खून बहता देख सब चौंक पड़े। ये क्या, किसी से झगड़ा करके आए हो तुम लोग? मुखिया के पूछते ही तीनों बेदम से होकर गिर पड़े। तेजा चीख चीख कर जंगल की ओर भागने लगा। ए सुंदरी, इधर आ। गांव वालों ने मिलकर तेजा को पकड़ा और बाकी तीनों के होश में आने का इंतजार करने लगे। तीनों को पंचायत भवन में ही लिटा दिया गया था। बौसर के वैद्य ने खून साफ कर जड़ी बूटी लगा दी थी। खून रुकने तक सब वहीं रुके थे। पिल्लू और हरियर की रात की जागने की ड्यूटी थी। उन्हीं से कह दिया गया कि तीनों का ध्यान रखना। तेजा बार बार जंगल की तरफ जाने को उतावला हो रहा था। तेजा को पकड़ने के चक्कर में पिल्लू और हरियर की कमर टूट गई। आधी रात के करीब उन्होंने तेजा को चारपाई से बांध दिया। न जाने तेजा में इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी कि मजबूत से मजबूत बंधन भी तेजा को रोक नहीं पा रहा था। जब तक पिल्लू और हरिहर गांव का चक्कर लगाकर आते, तेजा के बंधन को खुला हुआ पाते। तेजा अकेला था। तेजा के माता पिता भगवान को प्यारे हो चुके थे। एक बहन थी जो डुबकी में ब्याही थी। पिल्लू और हरिहर ने बड़ी मुश्किल से रात काटी। सुबह सभी गांव वाले इकट्ठा हो गए। सभी को उत्सुकता थी कि आखिर चारों के साथ क्या हुआ था। बुधिया, सामू और हरिया ने आप बीती सुनाई। पिछले रात का डर अभी भी उनके सिर पर सवार था। सामू बोला, वो कोई साया था। हम सबको अपने अपने सामने सोने की चूड़ियों से भरे 2 हाथ दिखाया। हरिया की तो आवाज़ कांप रही थी। अगर बुधिया दादा समय से नहीं चेते होते तो वो चुड़ैल हम सबको दलदल में डुबा देती। बुधिया ने अपनी समझदारी से काम लिया। क्या बताए, देसी दारू चढ़ गई थी या दलदली वाली गैस, पर हम सब ऐसे पहले कभी नहीं डरे। भागते समय पेड़ों की डालियों ने इधर उधर छिल दिया होगा जो हमें किसी औरत के नाखून लगे। पर एक बात है, पूरी ताकत निचोड़ गई। तेजा कहाँ है? बुधिया ने चारों ओर देखते हुए पूछा। पीलू और हरिहर वहीं थे। पीलू बोला, कुछ मत पूछो, तेजा पूरा बावला हो गया है। सारी रात जंगल की तरफ भागता रहा। सुंदरी मैं आया, सुंदरी मैं आया, पता नहीं क्यों चीख रहा था। पीलू के कहने के अंदाज से सब हंस पड़े। मुखिया बसेसर बोला, ये देख, भूत चुड़ैल कुछ नहीं होते हैं, और अगर होते भी हैं तो वो बौसर वालों से डरते हैं। बौसर वाले किसी से नहीं डरते हैं। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। बूढ़ा काका दामोदर बोला, याद है वो सफ़ेद साड़ी वाली चुड़ैल का किस्सा? कहकर हंस पड़ा। कई लोगों ने पूछा, कौन सा किस्सा? मुखिया बोले, पुरानी बात है, हो गए होंगे लगभग 16-17 साल। एक बार इन्हीं की तरह एक आदमी ने जंगल पार करते सफ़ेद साड़ी में एक औरत देखी। वो बौसर का नहीं था, शायद चौराई का था। देखते ही डर गया और चीखते चिल्लाता जंगल में चुड़ैल है, जंगल में चुड़ैल है का शोर मचा दिया। अब तो जो भी जंगल पार करते बेहद डरे हुए होते। फिर किसी ने उस चुड़ैल को फुसफुसाते हुए सुना तो किसी ने गाते हुए। जब बात ज़्यादा बढ़ गई, लोग भय में हाथ पैर भी तुड़वाने लगे, तो बौसर के लोग ने तय किया कि चुड़ैल को ढूंढते हैं। जो चुड़ैल को देखने का दावा करते वो इतने डरे होते कि चुड़ैल कहाँ देखी पूछने पर कुछ ना बता पाते। बौसर वालों ने 3 दिन जंगल छाना पर चुड़ैल ना मिली। किसी ने कहा कि चुड़ैल तो रात में निकलती है, दम है तो रात में जंगल छानो। बस रात में तलाशी के लिए छोटे छोटे दल बनाए गए, जिसमें चारों गांव के मजबूत दिल वाले लोग थे। पूरे जंगल में अलग अलग हिस्सों में लालटेन लेकर घूमे। आखिरकार चैतू को चुड़ैल दिख गई। जोर से चीखा और कांपने लगा। उसके मुंह पर भय से ताला जड़ गया। तभी हम अपने साथ कुछ जवान जो हट्टे कट्टे थे उनको लेकर जिस दिशा में चैतू की आंखें थी उसी तरफ चल पड़े। 5 मिनट बाद चुड़ैल देख
हंसी छूट गई। साथ के साथ सभी चौंक गए। दामोदर पूछे, क्या हुआ बचवा? पर हमारी हंसी रुकती तभी तो हम सभी को चुड़ैल दिखाते। हम पेड़ों के पीछे गए और चुड़ैल खींच लाए। मुखिया किस्सा सुनाते सुनाते हंस पड़े। हंसी रुकने की नाम ही नहीं ले रही थी। दामोदर बोल पड़ा, रात के अंधेरे में सफ़ेद साड़ी में चुड़ैल सामने थी। बसीसर का पता न था। हम सब चिल्लाए, बसीसर ठीक हो, बसीसर कहाँ हो? फिर चुड़ैल का हंसना शुरू हुई। हम समझ गए कि वो बसीसर था। फिर बसीसर बोला, ये सफ़ेद साड़ी ही चुड़ैल है। ये सफ़ेद साड़ी झाड़ियों में फंसी थी। जब रेलगाड़ी निकलती तो सफ़ेद साड़ी लहराती और चमकती और सारे चुड़ैल कहकर बेहोश हो जाते। सब खूब हंसे। बसीसर बोला, ये चार भी दारू चढ़ाकर बहक रहे होंगे और इस तेजा पर तो दलदल की गैस चढ़ गई है। इसकी बहन को संदेशा भेज दिया जाए, वो आकर ले जाएगी। सब हंसेंगे। यही सोचकर बुधिया चुप था, पर कुछ तो गलत था। तेजा ने डुबकी में हड़कंप मचा रखा था। उसमें गजब ताकत आ गई थी। हर समय जंगल की तरफ भागता रहता। उसके शरीर से सड़े मांस की दुर्गंध आने लगी थी। डुबकी में यहाँ वहाँ खून बिखरा रहता। डुबकी के लोग तेजा के गांव में होने से काफ़ी नाराज़ थे। उनके हिसाब से बौसर वालों ने अपनी बला उन पर टाल दी थी। गांव में झाड़ फूक वाले होते ही हैं। डुबकी के ओझा ने सबको चेतावनी दी थी कि जल्द से इस बला से मुक्ति पाओ, नहीं तो पूरे गांव पर संकट आएगा। जल्द ही सबके सामने सच आने वाला था। पर सच क्या था? सफ़ेद साड़ी की चुड़ैल की तरह मन का भ्रम या कोई साया? जानने के लिए इस कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा। तेजा को डुबकी में अपनी बहन के पास आने के बाद गांव में उल्टी सीधी घटनाएं हो रही थी। पहले तो बस यही समस्या थी कि तेजा 24 घंटे जगा रहता और जंगल की ओर जब तब भागता रहता। उसको पकड़कर रखना एक चुनौतीपूर्ण काम था। पूरा डुबकी गांव तेजा की धर पकड़ में लगा रहता। फिर गांव में यहाँ वहाँ खून पड़ा मिलने लगा। एक दिन हद हो गई जब तेजा की बहन के घर की सारी मुर्गियां बाड़े में मरी पड़ी पाई गई। इधर फिर एक विचित्र घटना घट गई। अमोली का राम आश्रय अपनी नई बिहायती पत्नी को घर लेकर आ रहा था। जंगल तक उसके मायके से मामा और भाई आए थे। जंगल तक छोड़कर वो पलट लिए। तमाम गहना जेवर और भारी भरकम कपड़े पहनकर नई बहुरिया को चलना मुश्किल हो रहा था। वो कुछ सुस्ताना चाह रही थी। जंगल के बीच की सपाट जगह तक आते आते उसका दम निकल गया। बड़ी प्यार से उसने राम आश्रय से मनुहार किया, सुनिए जी, यहाँ साफ सुथरी जगह है, थोड़ा सुस्ता लेते हैं। नई बहू की ऐसी फरमाइश कौन पति मना करता है? पर राम आश्रय जानता था 5 बज रहे हैं। जंगल पार करने में उसे 2 घंटा और लगता है। इस नई नवेली की चाल से चलने में 3 क्या 4 घंटे लग जाए। चूड़ियों वाले हाथ की कहानी उसने भी सुनी थी। वो बस जल्दी से जल्दी जंगल से बाहर निकलना चाह रहा था। मन की बात ना कह। राम आश्रय गुस्से में बोला, ज़्यादा नखरे ना दिखा, थक गई, चला नहीं जाता, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा। नई बहुरिया के आत्म स्वाभिमान को ठेस पहुंची। धम से बैठकर बोली, लो नहीं जाती। सूरज डूबने वाला था। जंगल में पहले ही जुट पुटा था। अंधेरे की कल्पना से राम आश्रय सिहर रहा था। पहले उसने थोड़ी मनुहार की, लेकिन दुल्हन का चेहरा देख वो भी डर भूल गया था। इधर उधर की बातें करने लगे। अचानक अंधेरा घिरता देख राम आश्रय को एहसास हुआ कितनी बड़ी गलती कर बैठा। तुरंत ही उठा, खड़ा हुआ और लुगाई का हाथ झटके से खींचकर उठाने लगा। बहुरिया राम आश्रय की शक्ल देखकर डर गई। गुस्सा काहे हो रहे हो जी? उसने डरते हुए पूछा। राम आश्रय उसका ही चिड़ियों से भरा हाथ देखकर डर गया। हाथ खींचते गुस्से से चीखा, चल जरा तेजी से, नखरे ना दिखा। बहुरिया हाथ छुड़ाकर पीछे हो गई। राम आश्रय ने आव ना देखा था, तड़ातड़ 2 थप्पड़ जड़ दिए। डर के मारे नई बहुरिया बुकार लगाकर गला फाड़ कर रोने लगी। तभी चमत्कार हो गया। झाड़ियों से सोने की चूड़ी से भरे 2 हाथ प्रकट हुए और राम आश्रय को झाड़ी में खींचते ले गई। तड़ 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 आवाज़ आई और राम आश्रय झाड़ियों से यूं बाहर आया जैसे किसी ने धक्का दे दिया हो। मुंह सूज कर लाल हो गया।
बाहर निकलकर बहुरिया के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। माफ़ कर दे, हे देवी माफ़ कर दे, बहुत बड़ी गलती हो गई है तुझ पर हाथ छोड़कर, अब नहीं होगी, माफ़ कर दे। राम आश्रय रोता जा रहा था और माफ़ी मांगता जा रहा था। नई बहुरिया बहुत ही घबरा गई थी। वो भी तेजी के साथ राम आश्रय के साथ भागती जा रही थी। अमोली के निकट आते आते राम आश्रय को कुछ सूझा। वो बोला, देख जो भी हुआ उसे हम अपने ही पास रखेंगे, किसी को नहीं बताएंगे। नई बहुरिया ने सिर हिलाकर सहमति जताई, पर उसकी शक्ल देखकर बात छुपाना असंभव सा लग रहा था। पूरा परिवार नहीं बल्कि पूरा अमोली गांव बेटा बहू के स्वागत के लिए खड़ा था। बेटा बहू को भागते हुए आता देख गांव वाले बहुत चक्के हो गए। कीचड़, मिट्टी से सने कपड़े, मुंह पर थप्पड़ों के निशान। बहू का मुंह फिर भी ठीक था, पर राम आश्रय का मुंह सूजकर दुगुना हो गया था। राम आश्रय की माँ गला फाड़ कर रोने लगी। फिर जब चूड़ियों वाले हाथ का पता चला तो लगभग बेहोश हो गई। बौसर की तेजा का हाल किसी से नहीं छुपा था। कोई भी नहीं चाहता था कि अमोली में वैसा कुछ हो जैसा डुबकी में तेजा के कारण हो रहा था। सबने राम आश्रय के झाड़ फूंक की तैयारी करनी शुरू कर दी। डुबकी में एक सुबह सब सोकर उठे तो हैरान रह गए। चारों तरफ हड्डियां बिखरी हुई थी। डुबकी में कोई झाड़ फूंक वाला ना था। बड़े शहर से तांत्रिक को बुलाने की व्यवस्था की गई। बौसर वालों ने भी सोचा कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने भी पूरी सहायता करी कि तेजा का इलाज हो। शहर से बड़ा ओझा लाया गया। सारी सामग्री आ गई। बलि के मुर्गे भी खरीद लिए गए थे। पर ऐन वक्त पर पूजा वाले दिन ही तेजा का कहीं कोई पता नहीं था। चारों गांव छान मारे गए। जंगल का एक एक पत्ता तक देखा गया, पर तेजा हवा हो गया था। सभी को किसी प्रेत आत्मा की उपस्थिति का आभास हो रहा था। अब आगे और क्या दुर्घटना घटने वाली है, ये सभी जानने के लिए इस कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा। डुबकी में तेजा के लापता होने के बाद से थोड़ी शांति हुई थी। तेजा के ना होने पर भी पूजा पूरे विधि विधान से हुई। सड़े मांस की गंध और इधर उधर बिखरा खून भी मिलता बहुत कम होता गया। पर इससे पहले डुबकी वाले चैन की सांस लेते। उनके मवेशी बिना कारण मरने लगे। आज इसका तो कल उसका हाहाकार मची हुई थी। अमोली वालों के दोनों हथकड़घे टूट गए। किसी को कुछ समझ नहीं आया। रात में रोज की भांति बंद कर छोड़ा गया था। सुबह देखा तो पूरी लकड़ी को दीमक चाट गई थी। चौराई में सारे पीने के पानी के स्रोत सूखते जा रहे थे। वो भी अचानक। बौसर जहाँ के 4 युवकों ने सबसे पहले कटे हाथ को देखा था, वहाँ महामारी फैल गई थी। लोग बीमार पड़ते जा रहे थे। चारों गांव में हाहाकार मचा था। ये सभी गांव वाले रोजमर्रा की जरूरत के लिए जंगल पर निर्भर करते थे। जलावन की लकड़ी हो, जंगली बैर, औषधि, कई कंदमूल सभी उपलब्ध रहता। मवेशी तो जंगल में ही चरा करते थे। बिना जंगल के जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। चारों गांव के लोग जंगल पानी को भी जाते थे। अपना अपना इलाका बटा था। चंदावती की सास बहुत तेज थी, बहुत हरामी। चंदावती को 8वां महीना लगा था। वो प्रेग्नेंट थी। पलहोठी का बच्चा था। पर दुष्ट सास को कोई दया माया नहीं थी। कुएं से पानी भरना हो तो चंदावती, जंगल से जलावन की लकड़ी लानी हो तो चंदावती। जलावन की लकड़ी लाने में सबसे मुश्किल काम था। लकड़ियों को इकट्ठा करके बांधना, फिर पेट के कारण झुककर उठाना बहुत ही मुश्किल होता। चंदावती को डर लगता कि कहीं वो लकड़ियों के चक्कर में गिर ना जाए। बहुत बार साथ की सहेलियां हाथ लगा देती। एक बार सिर पर गट्ठर रख गया तो फिर वो सरपट चलकर घर तक ही पहुंच जाती थी। 2 दिन पहले घर के काम निपटाते निपटाते बहुत देर हो गई थी। घर से निकली तो सूरज डूबने वाला था। सारी सखी सहेलियां जलावन की लकड़ियां ले आई थी। सभी घर के काम में लग गई थी। चंदावती तेज चाल से चल दी और सोचती रही कि बस थोड़ी सी आज और कल चल जाए, उतनी ही लेकर फटाफट लौट आऊंगी। चंदावती जंगल जाकर लकड़ियों की तलाश में लग गई। उन्हें फिर फटाफट बटोरने लगी। ढेर लगाकर इकट्ठा करके तेजी से बांधने में जुट गई। बांधने के लिए चंदावती झुकने की जद्दोजहद कोशिश की, लेकिन वह नहीं बांध पा रही थी कि तभी खन खन चूड़ियों की खनखनाहट सुनाई दी।
काटो तो खून नहीं। चंदावती हाथ जोड़कर हे राम करने लगी। उससे झुका नहीं जा रहा था तो रस्सी कैसे बांधती, पर चमत्कार हो गया। चंदावती तो लगा कि जैसे उसने रस्सी छुई भर ही नहीं थी और वो गट्ठर के चारों ओर लिपटती गई। चंदावती ने कांपते हाथ से बंधे गट्ठर को छुआ ही था कि वो फूल की तरह उठता हुआ उसके सिर पर विराजमान हो गया। चंदावती सरपट घर को दौड़ी। घर पहुंचकर गट्ठर एक और फेंक कर जोर जोर से सांस लेती रही। उसने जो एहसास किया वो क्या था? क्या वो सोने की चूड़ियों वाले हाथ की प्रेत आत्मा थी? पर उसने ना मारा, ना पीटा, ना डराया, पर ऊपर से उसकी मदद करी एक सच्ची सहेली की तरह। आखिर क्यों? हैरान चंदावती किससे यह बात बताती कि वो प्रेत आत्मा रहम दिल है। उसने अपने आप को ही डांट लगाई, ए पागल औरत, किसी के आगे मुंह मत खोलना। जो किसी को पता चला कि तुमने प्रेत आत्मा को देखा है। चंदावती को होश में आने में ज़्यादा समय नहीं लगा। चंदावती की सास चिल्लाई, महारानी चंदावती, बस लकड़ियाँ ही खिलाओगी कि इन्हें जलाकर कुछ रोटी पानी इनका इंतजाम भी करोगी? चंदावती के लिए सबसे डरावना चीज़ उसकी सास ही थी। एक बार उठकर घर के काम काज में जो लगी तो बस भूल गई। कटे चूड़ियों वाले हाथ की बात अब हर कोई करता। हर दिन किसी न किसी का कटे हाथ से सामना हो ही जाता। कितनी घटनाएं सच्ची थी, कितनी झूठी कौन कहे, पर जंगल में जाने से सब डरते। जंगल में जाए बिना गुजारा ना था, तो कुछ उपाय तो करना ही था। लोग 4-5 के गुट्टे में जाते, चाहे औरत हो चाहे मर्द, और हर हाल में सूरज डूबने के पहले जंगल से बाहर निकल जाते। जो लोग शहर जाते वो दिन ही में वापस आ जाते, नहीं तो किसी सराय या धर्मशाला में रुक जाते, पर किसी भी हालत में सूरज डूबने के बाद जंगल नहीं जाते। एक दिन चौराई की भूरी अपनी साथियों के साथ लकड़ी बटोरने लगी। बड़े दिनों से बौसर का मेहुल भूरी की ताक में था। उसका दिल भूरी पर आ गया था। उसे पता था कि भूरी उसे नज़रअंदाज करती है, पर फिर भी वो भूरी को पाना चाहता था। प्रेतात्मा के चक्कर में अब भूरी को अकेले पाना लगभग नामुमकिन था। भूरी के साथ उसकी सहेलियां रहती और उसे भी लोग अकेला ना छोड़ते, पर फिर भी मेहुल दिन रात भूरी की टोह में रहता था। जंगल में लकड़ियां बटोरने में इधर उधर होना ही पड़ता था। एक ही जगह से 5-6 लोगों के लिए जलावन मिल जाए ऐसा संभव थोड़ी ना था। भूरी भी अपनी सहेलियों से अलग झटपट गिरी हुई सूखी लकड़ियां चुनने में मगन थी। अचानक से मेहुल सामने आ गया। भूरी ने अगल बगल देखा तो कोई न था। भरी दोपहरी थी। भूरी ने भागने की कोशिश की, पर मेहुल ने रास्ता रोक लिया। 4-5 मिनट भूरी मेहुल से बचने के लिए इधर उधर भागती रही, पर मेहुल रास्ता रोक लेता। इस चक्कर में भूरी अनजाने में जंगल के अंदर घुसती चली गई। मेहुल ने उसे पीछे से पकड़ा और वो संभल नहीं पाई और गिर गई। मेहुल उसके ऊपर चढ़ गया। भूरी चीखने लगी, छोड़ो मुझे, बचाओ, कोई है। मेहुल ने भूरी का मुंह बंद कर दिया ताकि वो चीख ना सके। भूरी का दम घुटने लगा। उसे लगा कि वो अब नहीं बचेगी। तभी उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। मेहुल के पीछे से 2 सोने की चूड़ियों से भरे हाथ दिखे। उन हाथों ने मेहुल की गर्दन पकड़ी। हाथ कसते गए। जैसे जैसे चूड़ियों वाले हाथ मेहुल की गर्दन पर कसते गए, मेहुल की पकड़ भूरी पर धीमी पड़ती गई। भूरी छूटती ही तेजी से भागी। उसकी सहेलियां बोली, अरे जलावन छोड़कर कहाँ भागी जा रही है? भूरी रोती हुई भागती जा रही थी। उसकी साथियों ने वहां जाकर देखा तो मेहुल तड़प रहा था। वो भागकर गांव वालों को बुला लाई। लोग मेहुल के पास भागे, पर 2 कदम पहले ही जैसे बिजली का झटका लगा, वो झटक कर दूर जा गिरे। सबकी आंखों के सामने मेहुल ने दम तोड़ दिया। हाथ सिर्फ भूरी ने देखे थे। लोगों के लाख पूछने पर भी भूरी ने कुछ नहीं बताया। ये भी प्रेतात्मा का काम है। दिल ही दिल में सबको ऐसा लग रहा था, पर आखिर क्यों कोई प्रेत आत्मा चारों गांव के लोगों को सता रही थी? किसकी अतृप्त आत्मा थी? क्या कोई कुछ छुपा रहा था? क्या इन चारों गांव को प्रेत आत्मा से मुक्ति मिलेगी? यह सभी सवालों का जवाब जानने के लिए आप इस कहानी को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। बौसर का मुखिया बड़े दिनों से अपने दिल में दबे एक राज को सबसे बताना चाहता था, पर वो कन्फ्यूजन में था, क्योंकि वो नहीं जानता था कि वो जो सोच रहा है वो सही भी है या नहीं। फिर ये बात जिनसे संबंधित थी वो सब मर गए थे या लापता थे।
ऐसे किसी मरे या लापता व्यक्ति के राज सार्वजनिक करना, वो भी मुखिया जैसे जिम्मेदार आदमी को, शोभा नहीं देता था। बस इसलिए बसेसर चुप था। पर जब जवान मेहुल की लाश गांव आई, बसेसर से चुप न रहा गया। अंतिम क्रिया के बाद सबको इकट्ठा किया, बाकी गांव से भी लोगों को बुलाया कि कुछ खास बात करनी है। बौसर का मुखिया होने से बसेसर की धाक थी। उसका बौसर गांव तो पूरा का पूरा जमा था। बाकी गांव के भी कई बड़े बुजुर्ग आए थे। देखो भाइयों, बड़े दिनों से प्रेत आत्मा की बातें रोज सुन रहे हैं। हर दिन एक नया संकट खड़ा हो रहा है। वैसे हम भूत प्रेत नहीं मानते और ना ही हमने वो सोने की चूड़ियों वाला हाथ देखा है। सोने की चूड़ियों से भरे हाथ सुनकर एक जोड़ी हाथ याद आते हैं। बहुत पहले की बात थी। तेजा का बाप जैतराम था। वो तो सीधा साधा ही नहीं बल्कि डरपोक ही था। पर उसकी माँ चैताई, उस जैसी क्रूर स्त्री शायद ही किसी ने देखा हो। जैतराम के बाप का कोई पता न था। चैताई से पूछने की किसी की हिम्मत भी नहीं होती थी। तेज आवाज़, लंबा चौड़ा शरीर, जब गांव में निकलती तो लोग किनारे हो जाते। कोई भी आदमी पहलवानी का शौक पालता तो चैताई उसे चुनौती देती और पूरे गांव के सामने उसकी हड्डी पसली एक कर देती। उसका इतना दबदबा था कि पूरे गांव वाले शाम को दिन की पूरी आमदनी उसके सामने पलट देते। फिर चैताई सबको ज़रूरत के हिसाब से पैसे देती। वो चाहती थी कि जैतराम भी वैसा ही बने, पर जैतराम बहुत डरपोक था। पर धीरे धीरे गांव में माँ का दबदबा देख वो भी क्रूर दिखाने लगा। चैताई ने अपने प्रभाव से बेटे की शादी एक सुंदर लड़की तंबई से करवा दी। शादी के 3 साल में 2 बच्चे, एक लड़का तेजा और एक लड़की मुनिया हो गई। सास का बहुत आतंक था। चीखना चिल्लाना ही नहीं, वो बहू पर हाथ भी छोड़ देती थी। सारा दिन 1 मिनट का भी चैन न था। एक दिन तंबई 15 साल के तेजा और 12 बरस की दुनिया को छोड़कर गायब हो गई। खूब ढूंढा गया पर जैतराम की बहू कहीं ना मिली। लोगों का कहना था चैताई की जुल्म के कारण कहीं आत्महत्या कर ली होगी। हर कुएं तालाब में भी ढूंढा पर जैतराम की बहू हवा में घुल गई थी। गांव में पढ़ा लिखा तो कोई भी नहीं था। सभी कोई ना कोई हुनर सीख कर ही कमाते थे। जैतराम ने चोरी चकारी का रास्ता अपनाया था। पहले 1-2 बार छोटा मोटा हाथ मार लिया था, पर एक बार पकड़ा गया और बीच बाजार खूब पिटाई हुई। चैताई की भी उम्र हो गई थी। शरीर में वो ताकत ही नहीं थी। लोगों में उसका डर कम हो गया था। चैताई का सारा गुस्सा जैतराम पर निकलता। जैतराम था तो डरपोक, फिर पहली बीवी भाग गई और अब सरेआम पिटाई के बाद उसकी हालत टाइट हो गई थी। चैताई के तानों से उसके अंदर नफरत पनपने लगी। एक बार ट्रेन में उसने देखा एक दुल्हन को विदा करा के ले जा रहे थे। दुल्हन गहने पहनी थी, गले में जड़ाऊ हार, बेंदा, कान के झुमके, पर जैतराम को सबसे ज़्यादा भाया उसका मेहंदी से रचा सोने की चूड़ियों से भरा हाथ। जैतराम ने खबर कर दी, रेलगाड़ी में भरपूर माल है, बस और भी लोग चढ़ गए। दुल्हन के साथ बाराती कई थे और सब गबरू जवान। हाथ मारने का कोई अवसर ही नहीं मिल रहा था। रास्ते में एक सुरंग आती थी। जब एकदम 1 मिनट के लिए अंधकार हो जाता था, सबने इशारा किया कि सुरंग आते ही जेवर हड़प लेंगे और कूद पड़ेंगे। सुरंग आते ही एक युवती की बड़ी जोर की चीख सुनाई दी। अंधेरे डिब्बे में खलखली मच गई। सुरंग के बाहर आते ही देखा दुल्हन के दोनों हाथ बांह से कट गए थे। आने वाली विपदा का सोच सारे गांव वाले दाएं बाएं से कटकर बाहर हो लिए थे। घटना गोसरा जंक्शन से 15 किलोमीटर आगे हुई थी। उधर आगे भी कई गांव हैं। किसी को कानों कान खबर नहीं हुई कि ये कांड किसने किया है। घटना के बाद सभी नदारद हो गए थे। सभी पर शक किया जा सकता था। घटना के 2 दिन बाद आधी रात को जैतराम अपने घर पहुंचा। उसका चेहरा पीला पड़ा था, कपड़े खून से सने थे। एक बड़ा सा बोरा था जिससे खून टपक रहा था। चैताई उसको देखते ही पीटने लगी। 2 दिन से वो परेशान थी। जैतराम की कोई खबर ना थी। किसी बुरी खबर का सोच उसका कलेजा कांप रहा था। हर के साथ क्रूरता करने वाली का भी कलेजा कांपता है अपने बेटे के लिए। चैताई बेटे से पूछ रही थी कहाँ रह गया था, क्या हुआ।
पर जैतराम पानी पानी कहता बैठ गया। चैताई को तब होश आया कि बेटा भूखा प्यासा होगा। जल्दी से रोटी और पानी लेकर आई। बेटे के मुंह पर छींटे मारकर जगाया। अपने हाथ से रोटी तोड़कर खिलाई। बेटे से पूछा, क्या है बोरे में और इतना खून कहाँ से लगा लाया? पर जैतराम होश में था ही कहाँ। चैताई बेटे को खिला पिलाकर उसने बोरे में झाँका। अंदर का सामान देख उसके भी होश उड़ गए। तब उसने मुझे यानी बसीसर को बुलाया। मैं नया नया मुखिया बना था। चैताई रात में ही मेरे घर आई थी और मुझे अपने घर ले गई थी। अंदर अपने झोपड़े में ले जाकर बोरा खोल दिया। मेरा तो वो दृश्य देखते ही जी मिचला गया था। सड़े मांस और खून की दुर्गंध, फिर वो 2 नाजुक हाथ। बता नहीं सकता मेरे दिल और दिमाग में क्या गुजरी थी। उसी दिन पुलिस की पेट्रोलिंग भी हुई थी। बहुत सवाल जवाब हुए। कौन कौन गांव में नहीं है ये भी पूछा गया। बसीसर पुलिसिया कार्रवाई जानता था तो कह दिया, गया है सब, कोई लापता नहीं है। जो नहीं थे उनके लिए कह दिया कि जंगल गए हैं। रात में ही हाथ से चूड़ियाँ निकाली और जैतराम के कपड़े, बोरा और कटे हाथ को ठिकाने लगा दिया। जलाने से दूर तक बदबू फैलती तो दफना दिया गया था। हाथों को इधर उधर के बजाय कब्रिस्तान में थोड़ा गहरा गाड़ा। खून सने कपड़े भी साथ में डाल दिए। मैंने चैताई को समझा दिया, इतना सोना रखना ठीक नहीं, चारों गांव में बांटा जाएगा। जैतराम 2 दिन सोता रहा, फिर तेज बुखार चढ़ गया। अब इस बला के लिए वही किया जो नियम था। हिस्सा चारों गांव में बटा। 4 मोटे कड़े बौसर के हुए, 12 पतली चूड़ियाँ थीं। 4-4 चूड़ियाँ तीनों गांव अमोली, डुबकी और चौराई में बांट गई। सोने की खुशबू सबसे तेज होती है। एक जगह इकट्ठा सोना रहता तो सबसे ज़्यादा पुलिस का डर था। सोना लेने से सभी हिस्सेदार हो गए थे। उस समय ना किसी ने पूछा कि क्या हुआ और कहाँ से आया इतना सोना। जहाँ तक मुझे पता है अमोली के अलावा किसी ने खर्च नहीं किया। हालांकि ये कोई 8-10 साल पुरानी बात है। पुलिस की टीम बार बार छानबीन के लिए आई थी। वो दुल्हन हाथ कटने से मर गई थी। जैतराम को खून के कैंसर का पता चला। घटना के महीने भर बाद ही चल बसा। चैताई भी उस घटना के कुछ दिन बाद पगला सी गई थी। सारा दिन बकबक करती गांव भर में घूमती, एक दिन दिखी ही नहीं। सोचा गया इधर उधर होगी, आ जाएगी, पर चैताई लौट कर ना आई। जब वो दुल्हन मरी थी तो मैंने उसका घर वगैरह देख लिया था। रोजाना समाचार पत्र में उसकी और उसके परिवार की पूरी खबर निकलती और मैं उसकी अंतिम क्रिया में भी शामिल हुआ था। अब मैं सोच रहा हूँ कि हमें उसके घर वालों से मिलकर उसका हाथ और चूड़ियाँ उसके परिवार को सौंप देनी चाहिए और जो प्रायश्चित होता हो उसे कर लेना चाहिए। प्रेत आत्मा से सभी परेशान थे। सभी को लगा कि किसी भी चीज़ से मुक्ति मिल सकती है तो वो करके देखना चाहिए। हाँ, ये सही बात थी। अमोली के अलावा चूड़ियाँ किसी और ने नहीं बेची थी, ज्यों की त्यों रखी थी। सभी को डर था इन कड़ी को बेचने से पुलिस को सारे कांड का पता चल जाएगा। एक दिन नियत हुआ, सभी गांव से 7-8 लोग उसी दुल्हन के घर गए। बसीसर ने कह दिया था कि वहाँ उसके अलावा कोई नहीं बात करेगा, बाकी सब चुप रहेगा। लड़की के घर पहुंचकर बसीसर ने कहा, राम राम जी, मैं कोई 8-10 साल पहले भी आया था जब आपकी बिटिया के साथ हादसा हुआ था। घर वालों ने चौंकते हुए ध्यान से देखा। एक बुजुर्ग ने, जो शायद दुल्हन का बाप होता होगा, जी हमें तो ध्यान नहीं आ रहा है। बसीसर ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातें शुरू की। ऐसा हुआ, कुछ दिन पहले गांव वालों ने एक आदमी चोरी करते पकड़ा गया। थोड़ी पिटाई पर कुछ न बोला, पर जब कहा पुलिस को दे देंगे तो माफ़ी मांगने लगा। अपना जुर्म कबूल करा और बोला कि उससे और भी जुर्म हुए हैं। वो अच्छा आदमी बनना चाहता था। बसीसर ने देखा लोग उसकी बात ध्यान से सुन रहे हैं और यकीन भी कर रहे हैं, तो उसने बात आगे बढ़ाई। उसने तब बताया कि एक नई नवेली दुल्हन की चूड़ियाँ लूटने के चक्कर में उसके हाथ काट दिए थे। पिछले कुछ दिनों से उसे कटे हाथ दिखते और लगता कि वो बदला लेना चाहते हैं। अब तक लड़की के घर वाले गुस्से में आ गए थे। उन्होंने पूछा, कहाँ है वो शैतान? बसीसर ने उन्हें शांत करते हुए कहा, अरे हम उसे लाते, पर वो इस दुनिया में नहीं रहा। पर उसने हमें वो जगह दिखाई थी जहाँ उसने हाथ गाड़े थे। उसे कैंसर था।
हमें बात पता चली उसके कुछ दिन बाद ही चल बसा। उस लड़की का भाई रुआया सा हो गया। बड़े दिनों से सुनैना मेरे सपनों में आ रही थी। हरदम कहती, तुम लोग बदला तो नहीं ले सके, अब मैं ले रही हूँ अपना बदला। बसीसर बोला, हम ससम्मान ये कहना जो उसने दिया। और ये बिटिया का हाथ क्या था, हड्डियाँ थी, लाल कपड़े में लपेट कर रखी थी। लड़की के घर वालों ने बताया सुनैना की तो शादी हो गई थी, तो उसका अंतिम संस्कार उसके पति ने ही किया था। बड़ा भला लड़का है, पर अब उसने दूसरा शादी कर लिया है। बसीसर बोला, जी हम सब चलेंगे और पूरे रीति रिवाज के कार्य संपन्न करवाएंगे। सारे लड़की के ससुराल चले। जो किस्सा सुनता वो जुड़ता जाता। लड़की के घर पहुंचते बहुत बड़ा समूह हो गया था। पहले तो वो डर गए, पर पूरी बात सुनकर बहुत भावुक हो गए। लड़का तुरंत तैयार हो गया। उसकी पत्नी भी सुनैना को दीदी कहकर संबोधित कर रही थी। गहना लड़के को ही दे दिया। सुनैना के बाप बोले, ये सुनैना का है, अब तुम्हारे हवाले। इतनी भीड़ में सबकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसी चिता पर सुनैना के हाथ का संस्कार हुआ जहां सुनैना के शरीर का हुआ था। संस्कार होते ही शांति सी महसूस होने लगी। जंगल पार करते हुए चटक लाल रंग के फूल दिखे। शांति का आभास हो रहा था। लग रहा था सुनैना को मुक्ति मिल गई थी। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। और आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या कर रहे हो, सोने क्यों नहीं देते? सुबह हो गई है, उठो। राम मीरा के बालों को सहलाते हुए कहता है। अभी कहाँ, अभी तो 5 ही बजे हैं। राम मीरा को अपने बाहों में समेटते हुए उसे अपने सीने से लगा लेता है और कहता है, आज तुम्हें अपने माँ के घर जाना है, भूल गई? मीरा मुस्कुराते हुए राम से कहती है, तुम भी चलो ना। अभी नहीं, नेक्स्ट टाइम। तभी मीरा शरारत में उसके गालों को जोर से काट लेती है। राम जोर से चिल्लाता है। तभी मोबाइल का अलार्म बजता है और राम की आंखें खुल जाती है। वह पागलों की तरह चारों तरफ देखता है, परंतु कमरे में तो कोई नहीं है। फिर वह अपने बेड के दाहिनी तरफ देखता है, वहाँ भी कोई नहीं है। कमरे में काफ़ी बदबू फैली हुई है। शायद कई दिनों से किसी ने कमरों की खिड़कियाँ तक नहीं खोली। काउच और ज़मीन पर कपड़े बिखरे हुए हैं। टेबल पर झूठे बर्तन पड़े हैं। राम को उठते ही चक्कर आने लगता है। घर का सन्नाटा उसे पागल बना रहा है। वह किसी तरह अपने आप को संभालता है और शीघ्र ही तैयार होकर ऑफिस चला जाता है। ऑफिस में काम करते करते कब रात के 9 बज गए पता भी नहीं चला। वह यह सोच कर के सिहर उठता है कि उसे अब उसी घर में जाना है जहां मीरा उसकी प्रतीक्षा करने के लिए जीवित ही नहीं है। वह भारी मन से अपने डेस्क से उठता है और मध्यम गति से ऑफिस से बाहर निकलता है। अपनी कार में बैठता है और स्टीयरिंग में सर रखकर जोर जोर से रोने लगता है। मीरा, तुम मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चली गई? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं अब क्या करूँ? तभी एक लड़की साइकिल के साथ राम की गाड़ी से टकरा जाती है। राम सिर उठाकर उसे देखता है तो एक सांवली सी लड़की जिसने आसमानी रंग का दुपट्टा ओढ़ा हुआ है। उसकी आंखें काफ़ी बड़ी बड़ी हैं। उसकी थकी हुई पलकें ऐसी लग रही है जैसे कमल की पंखुड़ियाँ हों जो सुबह की रोशनी पड़ने पर अलसाई हुई सी लगती है। राम कार से बाहर निकलकर पूछता है, अरे तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? मीनाक्षी अपने आप को ठीक करते हुए कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ, आप चिंता ना करें। इतनी रात को बाहर क्या कर रही हो? जी मैं दवा लेने के लिए निकली थी, मेरे बाबा बहुत बीमार है। अच्छा क्या हुआ है उन्हें? जी उन्हें निमोनिया हुआ है। चलो मैं तुम्हें दवा दिला देता हूँ, बहुत रात हो गई है। नहीं नहीं मैं ले लूँगी, आप क्यों परेशान होते हैं? नहीं इतनी रात में बाहर निकलना ठीक नहीं है। राम मीनाक्षी के साथ साथ पैदल चलने लगता है। दोनों दवा की दुकान में पहुँचते हैं। मैं अब घर चली जाऊँगी, आप जाइए। नहीं चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। राम घर पहुँचता है। मीनाक्षी के पिता की सचमुच बहुत खराब थी। वह बुरी तरह से खांस रहे थे। तुमने इन्हें डॉक्टर को दिखाया? हाँ दिखाया था, पर इनकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा। तभी मीनाक्षी के पिता की सांसें रुकने लगती है। मुझे लगता है इन्हें इमरजेंसी में दिखाना पड़ेगा। तुम घबराओ मत, मैं अपनी कार लेकर आता हूँ। राम उन लोगों को हॉस्पिटल ले जाता है और मीनाक्षी के पिता को भर्ती करवा देता है। लगभग 11 बजे राम अपने घर पहुँचता है। वह घर पहुँचकर बिस्तर पर गिर जाता है। घर का सूनापन उसे फिर
मीरा की स्मृतियों में धकेल देता है। राम, देखो मैंने आज तुम्हारे लिए नई रेसिपी बनाई है। यम, बहुत स्वादिष्ट है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। हट, तुम भी कुछ भी बोलते रहते हो। राम मीरा को अपने हाथों से खाना खिलाता है। इस संडे हम लोग मूवी देखने चलेंगे। सच? कितना मज़ा आएगा। राम फिर रोने लगता है। तभी दीवार पर टंगी घड़ी अपने आप गिर जाती है। राम उठकर देखता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। वह झाड़ू लगाकर घड़ी के टुकड़े फेंक देता है और सोने की कोशिश करता है। दूसरे दिन सुबह 8 बजे डोरबेल बजती है। राम अपनी आंखें मचलते हुए दरवाज़ा खुलता है तो सामने मीनाक्षी होती है। तुम यहाँ कैसे? तुमको मेरे घर का पता कैसे चला? वो मैं बाद में बताऊंगी, अभी तुम मेरे साथ चलो। पर कहाँ? मीनाक्षी राम को सरस्वती घाट ले जाती है, जहाँ राम अक्सर मीरा के साथ विवाह पूर्व आया करता था। तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? तुम यहीं बैठो, मैं अभी आती हूँ। मीनाक्षी चली जाती है। राम वहीं पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर बैठ जाता है। कुछ देर तक वह मीनाक्षी को जाते हुए देखता है। तभी उसे मीरा की हंसी की आवाज़ सुनाई देती है। वह मुड़कर चारों ओर देखता है, परंतु वहाँ तो कोई नहीं है। वह पुनः उसकी स्मृतियों में खो जाता है। एक दिन था जब राम मीरा के साथ अक्सर इन्हीं घाटों पर घंटों बैठा करते थे। मीरा राम के कंधों पर अपना सिर रखकर कहती, राम, हम लोग कब तक इस तरह मिलते रहेंगे? तुम परेशान मत हो, इस बार मुझे पूरा विश्वास है मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। नौकरी मिलते ही मैं अपनी माँ से बात करूँगा। अच्छा, सच? मीरा राम को देखकर मुस्कुराती है और तेजी से उठकर अपना दुपट्टा लहराते हुए घाट की सीढ़ियाँ उतरने लगती है। नीचे पहुंचकर वह राम को आवाज़ देती है, राम, देखो ना कितना अच्छा मौसम है, चलो ना बोटिंग करते हैं। नहीं, आज नहीं, मुझे माँ ने जल्दी घर बुलाया है, मुझे अभी चलना होगा। नहीं राम, आओ ना। राम। राम की ध्वनि हवा में गूंजने लगती है, मानो सारी दिशाएं उच्च स्वर में पुकार रही हो, राम राम। राम चौंक कर उठ जाता है। मीरा वहाँ नहीं थी, वह तो उसकी स्मृतियाँ थी जो उसे भ्रमित कर रही थी। वह चारों तरफ घूमकर मीनाक्षी को देखता है, परंतु वह कहीं नहीं दिखती। थोड़ी देर प्रतीक्षा के पश्चात वह अपने घर वापस चला जाता है। आज मौसम कुछ ठीक नहीं है। आधी रात से भयानक वर्षा हो रही है। कभी आकाश की विद्युत कामिनी अपनी चमक से अंधेरे को मुंह चिढ़ाती है, तो कभी मेघ अपनी गर्जना से आसमान के ऊंचे आसन में बैठे होने का घमंड दिखाता है, तो कभी पवन अपनी तीव्रता से मानो आकाश के विद्युत कामिनियों को पकड़ने की कोई क्रीड़ा कर रही हो। संभव है कि कहीं दूर समुद्र तटीय इलाकों में प्रलयनकारी तूफान आया हुआ है। पक्षी और जानवर सब बेहाल है। तभी एक बिल्ली कमरे के खिड़की के पास आकर रोने लगती है। आवाज़ सुनकर राम की नींद अचानक टूट जाती है। वह अपने मोबाइल में समय देखता है तो सुबह के 4 बजे हैं। वह किसी तरह उठता है और खिड़की खोलकर बिल्ली को भगाता है और फिर अपने बिस्तर पर जाकर सोने का प्रयास करता है। सुबह जब वह ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, तभी एक फ़ोन आता है। मिस्टर राम, क्या आप पुलिस स्टेशन आ सकते हैं? क्यों? आपके लिए एक खुशखबरी है। ठीक है, मैं लंच में आपसे आकर के मिल सकता हूँ। राम दुखी मन से ऑफिस चला जाता है, परंतु वहाँ पहुँचकर उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। वह ऑफिस छोड़कर बाहर सड़क पर आ जाता है। उसे फिर वही दिल दहला देने वाली घटना उसके मस्तिष्क और मन को घेरने लगती है। जब मीरा ने उसे अंतिम बार फ़ोन किया था। राम, राम, हाँ बोलो मीरा, क्या बात है? दे स्टैब्ड मी। हु स्टैब्ड यू मीरा? मीरा, मीरा कुछ बोलो, मीरा कुछ बोलो, क्या हुआ? मीरा की आवाज़ बंद हो जाती है। उधर से कोई आवाज़ नहीं आती। उसे कुछ समझ में नहीं आता है। वह पागलों की तरह इधर उधर भागने लगता है। वह अपने कलीग को बताता है और लड़खड़ाते हुए अपने कार की तरफ भागता है। जब वह घर पहुंचता है तो वह देखता है कि उसके घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। वह जब अंदर पहुंचता है तो मीरा की रक्त से रंजित लाश फर्श पर पड़ी हुई थी। उसके कपड़े भी फटे हुए थे। किसी राक्षस ने मीरा की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी थी। राम को कुछ समझ में नहीं आता कि यह सब कैसे हो गया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मीरा, यह सब किसने किया? मीरा उठो, उठो ना, देखो मैं आ गया।
मीरा कुछ बोलो मीरा प्लीज़। पर मीरा का शरीर तो प्राणहीन और गतिहीन सा भूमि पर पड़ा हुआ था। उसकी आंखें ऐसी खुली हुई थी जैसे किसी ने उसके आंखों से सारे सपनों को खींचकर बड़ी बेरहमी से उसे मसल दिया हो। उस समय पुलिस ने लूटपाट, बलात्कार और हत्या का केस दर्ज कर लिया था। पुलिस ने 3 आदमी होने की आशंका बताई थी क्योंकि नुक्कड़ के सीसीटीवी में जो कार दिखाई दे रही थी उसमें 3 आदमी दिखाई दे रहे थे। काफ़ी खोजबीन के बाद पता चला कि उस गली में जो पान की दुकान थी वहीं से हत्यारे कई दिनों से मीरा के घर पर स्टॉकिंग कर रहे थे। उन्हें पता था कि मीरा दिन में अकेली रहती है। विगत दुर्घटना को सोचते सोचते राम का सर फटने लगता है और वह वहीं अचेत होकर सड़क पर गिर जाता है। तभी मीनाक्षी उसे वहाँ देख लेती है और उसे अपने घर ले जाती है। थोड़ी देर में राम को होश आता है तो वह मीनाक्षी को देखकर चौंक जाता है। तुम? मैं यहाँ कैसे? तुम बेहोश हो गए थे और तुम उस दिन कहाँ गायब हो गई थी? मैं बताती हूँ, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आराम करो। नहीं, कितना बजा है? 12 बजे हैं। मुझे पुलिस स्टेशन जाना है, लेकिन अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैं ठीक हूँ, मैं चला जाऊँगा। राम किसी तरह पुलिस स्टेशन जाता है। मिस्टर राम, आपके लिए एक खुशखबरी है। मैंने आपकी पत्नी के कातिल को पकड़ लिया है। आपने उनसे पूछा आखिर क्यों उसने मेरी पत्नी के साथ इतना निर्दयतापूर्ण व्यवहार किया? बस ऐसे ही। उन्हें आपसे कोई दुश्मनी नहीं थी। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। अच्छा ठीक है, आपका बहुत धन्यवाद, परंतु मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो ही गई ना। मैंने मीरा को हमेशा के लिए खो दिया है। अब वह कभी वापस नहीं आएगी। मुझे इस बात का बहुत गहरा दुख है मिस्टर राम। राम अपने घर पहुंच जाता है और मीरा की फ़ोटो देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। अचानक पावर चली जाती है, कमरे में अंधेरा हो जाता है। राम ड्रॉवर से टॉर्च निकालकर इमरजेंसी लाइट ऑन करने के लिए दूसरे कमरे में जाता है। तभी खराब मौसम के कारण हवा के झोंके से खिड़की खुल जाती है और टेबल पर पड़ा हुआ फूलों का वॉस नीचे गिर जाता है। ऊपर कमरे में किसी के दौड़ने की आवाज़ आती है। राम ऊपर जाकर के देखता है, परंतु ऊपर कोई नहीं है। वह चिल्लाता है, कौन है? कोई उत्तर नहीं मिलता। अभी अचानक दरवाजे पर कोई नॉक करता है। राम सहम जाता है और पूछता है, कौन है? तो उधर से आवाज़ आता है, मैं मीनाक्षी। राम दरवाज़ा खोलता है। तुम इस वक्त? सब ठीक तो है ना? नहीं, बाबा की तबीयत बहुत अचानक से ख़राब हो गई है। अच्छा चलो देखते हैं। राम उसके साथ चलने के लिए तैयार होता है। राम जैसे ही कार में बैठता है, नहीं हम पैदल चलेंगे। क्यों? तुम्हारे बाबा की तबीयत ख़राब है, हो सकता हो उन्हें फिर हॉस्पिटल ले जाना पड़े। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैं साइकिल से आई हूँ, पैदल ही चलते हैं। दोनों पैदल चलने लगते हैं। चलते चलते राम को अचानक ठोकर लगती है और वह गिर जाता है। उसके पैर में मोच आ जाती है और हाथ से रक्त बहने लगता है। अरे तुम्हें तो खून बह रहा है। मीनाक्षी तुरंत अपनी चुनरी फाड़ कर बांध देती है। अरे तुम यह क्या कर रही हो? तुमने अपना दुपट्टा क्यों फाड़ दिया? मामूली सी खरोच ही तो है। राम जैसे ही चलने का प्रयत्न करता है वह लड़खड़ाने लगता है। शायद पैर में मोच आ गई थी। वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। मीनाक्षी उसे अपने कंधों का सहारा देती है। तभी हवा के कारण उसका दुपट्टा कहीं दूर चला जाता है। वह राम को देखकर थोड़ी असहज हो जाती है। किसी तरह दोनों घर पहुंचते हैं। मीनाक्षी के बाबा अब सो गए थे। शायद उनको अब कुछ आराम मिल गया था। मीनाक्षी जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लाती है और राम की मरहम पट्टी करने लगती है। अरे तुम इतना कष्ट क्यों कर रही हो? मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैं बाम लगा देती हूँ, मोच में आराम मिलेगा। तुम्हारे बाबा तो सो गए हैं, शायद वो अब ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। नहीं, इस हालत में आप कहाँ जाएंगे? आज मौसम भी ख़राब है, आज रात आप यहीं सो जाइए, सुबह चले जाना। राम को उस कमरे में कुछ विचित्र सा अनुभव होता है। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे में कोई और भी हो जो उसे देख रहा है। तुम और बाबा अकेले यहाँ रहते हो? हाँ, क्यों? और कौन होगा? नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। सुबह होते ही राम टैक्सी से अपने घर चला जाता है। जब वह अपने घर पहुंचता है तो देखता है मीरा के फोटो पर जो सूखा हुआ फूलों का हार टंगा हुआ था वह पुनः हरा भरा हो गया है।
राम को यह देखकर थोड़ी देर के लिए आश्चर्य होता है, फिर सोचता है शायद मैं ही चेंज करके भूल गया हूँगा। मीनाक्षी का मन आज ना जाने क्यों इतना अत्यधिक विचलित था। इसका कारण तो वह स्वयं भी नहीं जानती। प्रातः से ही वह कोई ऐसी धुन गुनगुना रही है जिसके बोल अभी भी लिखे नहीं जा सकते। मीनाक्षी काम पर जाने के लिए तैयार होती है। बाबा, मैंने खाना बना दिया है, आप खा लेना और दवाई भी समय से ले लेना। मीनाक्षी बाबा को समझाते हुए काम पर निकल जाती है। वह अभी कुछ दूर पर ही होती है कि एक औरत उसे आवाज़ लगाती है, तुम मीनाक्षी हो ना? हाँ, लेकिन मैं आपको नहीं पहचानती। वो राम ने तुम्हारे बारे में बताया था, मैं राम के मोहल्ले में ही रहती हूँ। ओह, तो क्या आपको मुझसे कुछ काम है? नहीं नहीं, बस वो कल मैंने तुम्हें राम के साथ देखा था। हाँ, कल मेरे बाबा की तबीयत बिगड़ गई थी तो वो। ओह अच्छा, तो वैसे राम बहुत अच्छा लड़का है जी, उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। हाँ, राम है ही ऐसा, सबकी मदद करता है, पर बेचारे की किस्मत खराब है। जी, मैं कुछ समझी नहीं। अरे, उसने तुम्हें कुछ बताया नहीं? नहीं, क्या क्या हुआ है उनको? यही कि उसकी पत्नी को कुछ गुंडों ने हत्या कर दी थी। ओह, शायद इसलिए राम इतने गुमसुम रहते हैं। हाँ, अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। जी अच्छा, नमस्ते। मीनाक्षी राम के बारे में सुनकर अत्यधिक दुखी हो जाती है। उसके मन में राम के प्रति प्रेम उभरने लगता है। वह सोचती है ऐसे दुख के समय में उसे राम का साथ देना चाहिए। वह यही सब सोचते हुए ऑफिस पहुंचती है। तभी गौरव उसे आवाज़ देता है, मीना सुनो ना, मेरा नाम मीनाक्षी है, मीना नहीं। वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे लिए तो तुम मीना ही हो। देखो गौरव, मैं तुम्हें कई बार कह चुकी हूँ कि मुझे यह सब बातें अच्छी नहीं लगती। तुम तो नाराज़ हो गई। अच्छा बताओ, शाम को हम लोग कहीं चल रहे हैं क्या? नहीं, कभी नहीं। मैं तुमको 50 बार कह चुकी हूँ कि मुझे तुझ में कोई रुचि नहीं है, तुम्हें समझ नहीं आता। मीनाक्षी तेजी से लिफ्ट की ओर जाती है। अरे मीना, मेरी बात तो सुनो। तभी पास में ही साइकिलों की पंक्ति लगी हुई थी। वह अचानक से धड़ धड़ करके गिरने लगती है। गौरव वहीं खड़ा था। वह उसी साइकिलों के नीचे दब जाता है। लोग आकर उसे निकालते हैं। अरे भैया, आपको चोट तो नहीं लगी ना? नहीं, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी खरोच आई है। आज मीना का मन ऑफिस में नहीं लग रहा था। वह बड़ी अधीरता से ऑफिस के समाप्त होने की प्रतीक्षा करने लगी। वह सोच रही थी ऑफिस के बाद वह राम से मिलने जाएगी। उसका मन अब उसके वश में नहीं था। राम से मिले बिना अब उसे चैन नहीं। उसके कदम बिना कोई प्रश्न पूछे ही राम के घर की ओर मुड़ने लगे। मार्ग में उसे फूलों की एक दुकान दिखती है। वह राम के लिए लाल पुष्पों का एक सुंदर बुके खरीदती है। घर पहुंचने पर राम उसे अपनी कार से उतरते हुए दिख जाता है। अरे तुम यहाँ? हाँ, मैंने सोचा जाते समय तुमसे पूछ लेती हूँ और मिल लेती हूँ कि तुम्हारी चोट कैसी है। ठीक है, पहले से आराम है। देखो, मैं तुम्हारे लिए यह बुके लाई हूँ, कैसा है? अरे वाह, सुंदर है। वह फूलों के गुच्छे को वॉश में लगा देती है। तुमने कुछ खाया? नहीं, कुछ बना लूँगा। तुम तो अभी आए हो, चलो आज मैं तुम्हारे लिए आलू के पराठे बना देती हूँ। अरे तुम क्यों परेशान होती हो, मैं कुछ ना कुछ बना लूँगा। जब तुम मेरे बाबा के लिए इतना कर सकते हो तो क्या मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकती? आज कई दिनों बाद उसके लिए कोई खाना बना रहा था। राम फिर अपने स्मृतियों में खो जाता है जब मीरा उसके लिए ऐसे ही कुछ न कुछ बनाती थी। उसे रसोई का काफ़ी शौक था। वह अक्सर शाम के भोजन में कुछ नया बनाती थी। मीनाक्षी रसोई में राम के लिए भोजन बनाने में व्यस्त है। तभी उसे रसोई में किसी के होने का आभास होता है। वह इधर उधर देखती है परंतु उसे कुछ दिखाई नहीं देता। वह पुनः आलू की सामग्री तैयार करने में व्यस्त हो जाती है। तभी उसे लगा कि किसी ने उसके बालों को छुआ है। वह सहम जाती है। इधर राम सोफे पर बैठे बैठे रिमोट से केवल टीवी चैनल चेंज कर रहा है। थोड़ी देर में मीनाक्षी भोजन लेकर आती है परंतु उसके चेहरे की आभा कुछ बदली बदली सी है। वह राम को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, राम चलो डिनर करते हैं। वह राम को बड़े प्यार से अधिकार से डिनर कराती है। ये देखो, मैंने तुम्हारे फेवरेट पुदीने की चटनी भी बनाई है। तुम्हें कैसे पता कि मेरी फेवरेट है? बस पता चल गया ना, तुम खाओ ना। राम डिनर कर रहा होता है और मीनाक्षी उसे बड़े प्रेम से घूर रही होती है। राम थोड़ा असहज हो जाता है। तुम भी खाओ। हाँ, मैं खाती हूँ। राम, तुम्हें याद है जब तुम्हारी मम्मी हमारे घर रहने आई थी, उन दिनों
हम लोग एक छोटे से घर में रहते थे। घर पर माँ के कारण हम लोगों की बातें काफ़ी सीमित हो गई थी, तो हम लोग अक्सर यमुना घाट जाया करते थे। कितने अच्छे दिन थे ना। इतना कहते ही मीनाक्षी जोर जोर से हंसने लगती है। राम अपना खाना छोड़कर वह मीनाक्षी को अचरज भरी निगाहों से देखने लगता है। तो तुमको यह सब कैसे मालूम? तुम कौन हो? राम अपने स्थान से उठ खड़ा होता है। मीनाक्षी भी आश्चर्य से राम को देखने लगती है। क्या हुआ राम, तुमने खाना क्यों छोड़ दिया? तुमको यह सब कैसे मालूम? क्या कैसे मालूम? मैंने क्या कहा? तुम जो अभी सब कुछ बोल रही थी। नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं बोल रही थी। मैं तो चुपचाप खाना खा रही हूँ। मुझे लगता है आज तुम कुछ ज़्यादा ही परेशान हो। राम को कुछ समझ में नहीं आता, वह पसीना पसीना हो जाता है। मीनाक्षी उसको पानी पिलाती है। राम, तुम आराम करो। यदि तुम अच्छा फील नहीं कर रहे हो तो मैं यहीं रुक जाती हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ, तुम्हारे बाबा परेशान होंगे। मीनाक्षी के जाने के बाद राम और परेशान हो जाता है। यह मेरा भ्रम नहीं हो सकता। क्या वह मीनाक्षी ही थी या मीरा यहाँ थी? उसका बातें करने का तरीका और वह जिस तरह से मुझे देख रही थी, ऐसा क्यों लग रहा था कि वह मीरा ही थी? राम को कुछ समझ में नहीं आता। उसका मस्तिष्क संशय से भर जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि मीनाक्षी मीरा की तरह क्यों व्यवहार कर रही थी। हाईवे के लंबी सुनसान सड़क पर उसके दोनों तरफ घना और अंधहीन जंगल है। चारों ओर कोहरा सा छाया हुआ है, धूप अंधेरा है। राम अपने आप को वहाँ अकेला पाता है। वह चारों ओर देखता है, आसपास कोई भी नहीं है। दूर कहीं से कुत्ते की रोने की आवाज़ आती है। हवा में ठंडक और सीलन की बदबू है। राम को ऐसा लगता है जैसे वह रास्ता भटक गया है। दूर कहीं उसे एक प्रकाश दिखाई देता है। वह उस प्रकाश के पीछे भागने लगता है, परंतु वह प्रकाश उतनी ही दूर पर होता है। वह कभी उसके निकट नहीं पहुंच पाता। वह चलता रहता है, परंतु उसके और प्रकाश के बीच की दूरी कभी समाप्त ही नहीं होती। राम अब चल चलकर थक चुका था। उसके पास अब और चलने की शक्ति शेष नहीं थी। वह थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसके सर पर कुछ तरल पदार्थ गिरता है। वह उसे अपनी मोबाइल की रोशनी में देखता है तो वह लाल रंग सा था। निश्चित करने के लिए वह उसे सूंघता है तो उसमें से सड़े हुए रक्त की बदबू आती है। राम को उल्टी सी होने लगती है। तभी उसे चूड़ियों के खनकने की आवाज़ सुनाई देती है। राम पलट कर पीछे देखता है, वहाँ कोई नहीं है। फिर चूड़ियों की आवाज़ आगे से आने लगती है। राम फिर सामने देखता है तो एक श्वेत कपड़ों में एक छवि दिखाई देती है। राम उसके पीछे पीछे जाने लगता है। तभी एक औरत के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। राम, मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार देंगे। राम! मीरा, तुम कहाँ हो? राम जोर से मीरा को पुकारते हुए उठ जाता है। वह चारों ओर देखता है। वह तो अपनी ही कमरे में है। शायद उसने कोई भयानक स्वप्न देख लिया हो। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। अपनी घड़ी देखता है तो सुबह के 6 बज चुके थे। वह उठकर किचन में जाता है और चाय बनाकर लॉन्च रूम में टीवी पर न्यूज़ चैनल लगाकर चाय पीने लगता है। तभी उसकी दृष्टि मीरा के फ़ोटो पर जाती है। उसकी फ़ोटो पर चढ़ा हुआ फूलों का हार उसकी आंखों के सामने ताज़ा होने लगता है। यह दृश्य देखकर वह हैरान हो जाता है। उसे अब यह अनुभव होने लगता है कि मीरा यहीं कहीं आसपास ही है। वह मीरा से बातें करने का प्रयत्न करता है। मीरा, क्या तुम यहीं कहीं हो? मैं जानता था तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तुम आज भी मेरे साथ हो। बोलो मीरा, तुम यहीं हो ना? मीरा, मीरा! कोई उत्तर न मिलने पर राम शांत हो जाता है और दुखी मन से ऑफिस जाने की तैयारी करने लगता है। इधर शाम को जब मीनाक्षी ऑफिस से घर लौटती है तो देखती है कि गौरव उसके घर आया हुआ है और बाबा से बातें कर रहा है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो गौरव बोलता है, बस यूं ही, तुम्हारे बाबा बीमार थे तो मैंने सोचा उनसे मिलता चलूं। ठीक है, अब मिल लिए तो अब जाओ। अरे बेटी, मेहमान से ऐसे बात नहीं करते। अरे बाबा, आप कुछ नहीं जानते। तुम अभी यहाँ से निकलो। ठीक है, मैं जाता हूँ। इतना नाराज़ क्यों होती है? आज के बाद कभी मेरे घर में मत आना। गौरव वहाँ से चला जाता है, परंतु वह काफ़ी अपमानित अनुभव करता है और मन ही मन सोचता है, इस अपमान का बदला तो मैं इससे ज़रूर लेकर रहूँगा। उसका घर मीनाक्षी के घर से काफ़ी दूर था। रात के 9 बज चुके थे। रास्ता भी काफ़ी सुनसान था। तभी वह देखता है
कि एक 19 से 20 साल की सुंदर लड़की सड़क के किनारे खड़ी होकर लिफ्ट के लिए हाथ हिला रही है। उसने ऊंची हील की सैंडल और गोल्डन कलर की मिड्डी पहन रखी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी मॉडलिंग कंपनी में काम करती हो। गौरव अपनी कार रोक कर पूछता है, कहाँ जाना है मैडम? आप कहाँ जा रहे हो? मैं तो जॉर्ज टाउन जा रहा हूँ। मुझे बीच में ही जहाँ से टैक्सी मिल सके वहाँ छोड़ दीजिएगा। ठीक है, आइए बैठिए। इतनी सुंदर लड़की देखकर गौरव आनंदित हो उठता है। मीनाक्षी के घर से निकलने के बाद जो प्रतिकार और द्वेष की भावना उसके मन में थी वह थोड़ी देर के लिए छूमंतर हो जाती है। तो आप क्या करती हैं? मैं एक मॉडल हूँ। अभी अभी शूटिंग खत्म हुई है तो आज मेरा ड्राइवर पता नहीं क्यों नहीं आया, उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं, किसी काम में फंस गया होगा। वैसे आप कहाँ रहती हैं? मैं आपको आपके घर तक छोड़ सकता हूँ। नहीं, आप क्यों परेशान होंगे, मैं चली जाऊँगी। नहीं नहीं, इसमें परेशानी की क्या बात है। ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। गौरव बार बार अपनी दृष्टि घुमाकर उस लड़की को देखता है और मन ही मन सोचता है कि यह लड़की यदि पट जाती तो कितना अच्छा होता। क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? क्यों नहीं, मेरा नाम मीरा है। ओह, बहुत सुंदर नाम है। कार ड्राइव करते हुए 1 घंटा से ऊपर हो गया था। आपने अपना पता नहीं बताया। बस आप चलते रहिए, मैं रास्ता बताती रहूँगी। कार अब सुनसान सड़क पर चलने लगती है। हम लोग कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं आ गए ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी बीच जब गौरव उसकी ओर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। यह क्या, वह सुंदर लड़की तो अब भयानक चुड़ैल जैसी दिख रही थी। काली काली गहरी आंखें, लाल लाल पुतलियाँ, गाल अंदर तक धसे हुए और होठ तो जैसे थे ही नहीं। कान इतने गहरे और बड़े थे कि यदि कोई उसमें गिर गया तो कभी वापस नहीं आ पाता। गौरव अचानक उस भयानक चेहरे को देखता है तो उसकी कार का बैलेंस ही बिगड़ जाता है और उसकी कार एक पेड़ से जा टकराती है। गौरव के सिर से रक्त निकलने लगता है। वह दरवाज़ा खोलकर भागने का प्रयास करता है परंतु उसके पैर उसका साथ नहीं देते। शायद पैर की हड्डी टूट गई थी। इधर मीरा का भूत अचानक आवाज़ में हंस रहा होता है। बता, अब मीनाक्षी को परेशान करेगा? मीनाक्षी? कौन मीनाक्षी? हाँ, मीनाक्षी। नहीं नहीं, अब मैं उसे कभी परेशान नहीं करूँगा। मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। मीरा का भूत जोर जोर से हंसते हुए गौरव के चेहरे के निकट आकर उसकी आंखों में ऐसे झांकता है जैसे वह उसकी आंखों के रास्ते उसके दिल को बाहर निकालना चाहती हो। गौरव भाई से अपनी आंखें बंद कर लेता है और बार बार यही दोहराता है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो प्लीज़। मैं अब मीनाक्षी को कभी परेशान नहीं करूँगा। मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो। तभी उसे कुछ सन्नाटा सा लगता है। वह डरते हुए अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि आसपास कोई नहीं है। गौरव चैन की लंबी सांस लेता है और पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस आती है और गौरव को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुंचा देती है। वह पुलिस को यही बताता है कि उसे नींद आ गई थी और वह पेड़ से टकरा गया था। मीनाक्षी का प्रेम अब राम के लिए दृढ़ हो चुका था। उसे अब राम के घर जाना और उससे मिलना अच्छा लगने लगा था। वह अब प्रतिदिन उसके घर जाने लगी थी। तुम रोज़ रोज़ मेरे घर मत आया करो, मैं अकेले रहता हूँ। लोग गलत मतलब निकालेंगे। निकालने दो, मैं लोगों से नहीं डरती। मैं बस इतना जानती हूँ कि तुम अकेले हो, तुम्हें मेरी ज़रूरत है। नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अपनी माँ को बुला सकता हूँ। ठीक है, जब माँ जी आ जाएगी तो मैं नहीं आऊँगी। राम को नाश्ता देने के बाद मीनाक्षी राम के घर में ऐसे घूमने लगी जैसे वह उसी घर का हो। पर्दे कितने गंदे हो गए, मैं इनको धोने में डाल देती हूँ। मीनाक्षी राम का सारा घर उसी तरह से स्वच्छ कर देती है जैसे कभी मीरा किया करती थी। देखो राम, घर कितना साफ हो गया। हाँ ठीक है, परंतु तुम यह सब क्यों कर रही हो? मीनाक्षी राम की बातों को अनसुना करते हुए कहती है। देखो, मैंने तुम्हारी पसंद के पर्दे लगा दिए। तुम्हें याद है ना, हम लोगों ने यह पर्दा खत्री ब्रदर्स से खरीदा था। राम एक बार फिर चौंक जाता है। तुम्हें कैसे पता कि यह पर्दा खत्री ब्रदर्स से खरीदा गया है? यह बात तो केवल मीरा और मैं जानते थे। मीनाक्षी बिना कुछ बोले किचन में जाने लगती है। सुनो, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। राम उसकी दोनों बाहों को पकड़कर उसे अपनी ओर खींचता है। छोड़ो मुझे। नहीं, पहले मेरी बातों का जवाब दो।
तुम क्या मीरा हो? मीनाक्षी उसके आंखों में देखने लगती है। राम भी उसके आंखों में उलझने लगता है। वह उसे पकड़कर अपनी ओर निकट ले आता है और उसकी सांसों की सुगंधों को पहचानने का प्रयत्न करता है। मीरा को भी अब अपने आप पर नियंत्रण रखना कठिन हो रहा था। बोलो ना, तुम मीरा हो क्या? यदि मैं कहूँ मैं ही तुम्हारी मीरा हूँ तो क्या तुम विश्वास कर लोगे? राम उसको सशंकित भाव से देखता है, फिर उसकी बाहों को छोड़ते हुए बोलता है, लेकिन तुम मेरी मीरा कैसे हो सकते हो? वह तो कब का मुझे छोड़कर जा चुकी है। मीरा अब राम को और अंधेरे में नहीं रखना चाहती थी। मैं ही तुम्हारी मीरा हूँ। क्या तुम मुझे पहचान नहीं रहे? लेकिन तुम तो मीनाक्षी हो। हाँ, मैं मीनाक्षी हूँ, परंतु मुझे तुम्हारी यह हालत देखी नहीं जा रही थी, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा। तुमसे मिलने के लिए मैंने मीनाक्षी के शरीर का सहारा लिया है। तो इसका मतलब तुम सचमुच मीरा हो? मीरा रोने लगती है और राम दौड़कर उसे अपने गले लगा लेता है। दोनों गले लगकर ऐसे रोते हैं जैसे दो प्रेमियों को किसी निर्दयी ने अलग कर दिया था। मीरा, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? मैं तो तुम्हारे बिना समाप्त सा हो गया था। मैं भी तो कब से भटक रही हूँ। राम अब मीनाक्षी के साथ काफ़ी सहजता का अनुभव करता है। एक दिन दोनों के प्रेम को देखकर मीनाक्षी के बाबा राम से उसके विवाह की बात करते हैं। राम थोड़ा असमंजस में पड़ जाता है, क्योंकि वह तो मीनाक्षी के अंदर छिपे हुए मीरा से प्रेम करता है, मीनाक्षी से नहीं। वह निर्णय नहीं ले पाता। कोई जल्दी नहीं है बेटा, सोच कर बताना। राम वहाँ से चला जाता है। दोनों सरस्वती घाट पर एक दूसरे के हाथों को पकड़े हुए बैठे हैं और अपने बीते दिनों को याद करते हैं। सरस्वती घाट पर रविवार के दिन अत्यधिक चहल पहल रहती है। आज के दिन कई छोटे छोटे दुकानों को सजाया जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई मेला लगा हुआ हो। रंग बिरंगी चूड़ियों और चुनरियों की दुकान स्त्रियों को काफ़ी आकर्षित करती है। पास ही एक मुरमुरा वाला है जो बड़ी ही चटपटी और तीखे मुरमुरे बनाता है। थोड़ी ही दूर पर एक चाट की दुकान भी थी। उसकी दुकान पर तो काफ़ी लोग एकत्रित होते हैं। राम आज मीनाक्षी से विवाह के बारे में पूछना चाहता था, परंतु अंदर से वह असहज अनुभव कर रहा था, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि वह प्रेम मीरा से करता है, परंतु मीरा उसके पास होते हुए भी उसकी नहीं थी। वह जिसके साथ रह रहा है वह तो वास्तव में मीनाक्षी है। वह निर्णय नहीं ले पा रहा है कि अब क्या करे। वह मीनाक्षी के साथ कोई अन्याय नहीं करना चाहता था। वह इस विषय में मीरा से बात करना चाहता है। तुम्हें याद है राम, इस चूड़ी वाले दुकान से तुमने मेरे लिए चूड़ियाँ खरीदी थी? हाँ, अच्छी तरह याद है। वह दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ। तो चलो आज। राम बीच में बात काटते हुए कहता है, मीरा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ, पूछो ना। मीनाक्षी के बाबा चाहते हैं कि मैं मीनाक्षी से विवाह कर लूँ। यह तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी यही चाहती हूँ। तुम जल्दी से हाँ कह दो। लेकिन मीरा, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। मैं मीनाक्षी से कैसे विवाह कर सकता हूँ? देखो राम, तुमको अब सच्चाई स्वीकार करनी होगी कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। मेरा तुम्हारा संबंध इस तरह से अधिक दिन तक नहीं चल सकता। मीनाक्षी एक बहुत अच्छी लड़की है। मुझे उस पर पूरा विश्वास है। वह तुम्हारा अच्छी तरह से ध्यान रखेगी और मैं यह भी जानती हूँ कि वह तुमसे प्रेम करती है। इसलिए तुम उसके साथ कोई अन्याय नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम उसके सपनों को पूरा कर रहे हो। मीरा राम को विवाह के लिए मनवा ही लेती है, परंतु बाबा को हाँ कहने से पहले राम मीनाक्षी से मिलना चाहता था। इसलिए आज वह मीनाक्षी के ऑफिस जाता है, क्योंकि यही वह समय है जब मीनाक्षी होती है। मीनाक्षी राम को वहाँ देखकर बहुत खुश होती है। राम, तुम यहाँ? क्या बात है, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ मीनाक्षी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना। यहाँ नहीं, हम लोग 5 से 10 मिनट के लिए बाहर चल सकते हैं? ठीक है, चलो। दोनों एक कैफ़े में जाते हैं। राम अंदर से बहुत डरा हुआ था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे बात करेगा। इधर मीनाक्षी अंदर ही अंदर बहुत खुश थी। उसे लग रहा था शायद आज राम उसे प्रपोज करेगा और वह तुरंत हाँ कह देगी। मीनाक्षी, हाँ बोलो ना, मैं सुन रही हूँ। मीनाक्षी, वो तुम्हारे बाबा चाहते हैं कि हम दोनों विवाह कर ले। ओह, तो तुम नहीं चाहते? नहीं, वो बात नहीं है। मैं भी चाहता हूँ, परंतु मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। वह क्या है?
तुम जानती हो कि मैं अपनी पत्नी मीरा से बहुत प्यार करता हूँ और उसे अभी तक मैं भुला नहीं सका हूँ। मैं चाहती भी नहीं हूँ राम कि तुम उसे भूल जाओ, क्योंकि वह तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा है। तुम उसे कैसे भूल सकते हो? यह तो असंभव है। और एक बात कहनी थी, अभी भी कुछ शेष है तो कह दो। वो तुमको नहीं लगता कि आजकल तुम कभी कभी विचित्र हरकतें करती हो? I mean, तुम कुछ अलग हो जाती हो? पता नहीं, पर आजकल मैंने नोटिस किया है, सुबह सुबह जब मैं उठती हूँ तो पूरे शरीर और सर में बहुत भयानक दर्द होता है। मैं सोच रही थी कि डॉक्टर से मिल लो। एक्चुअली तुम्हें यह दर्द क्यों होता है वह मुझे पता है, राम ने बोला। राम उसको सब कुछ सच सच बता देता है और यह भी बता देता है कि वह उससे विवाह भी इसलिए कर रहा है क्योंकि मीरा अब उसके शरीर में आती है। क्या तुम अब भी मुझसे विवाह करना चाहती हो? मीनाक्षी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है, फिर सोचती है, मैं तो राम से प्रेम करती हूँ, भले ही वह मुझसे प्रेम ना करता हो। यदि राम मुझे नहीं मिला तो मैं तो वैसे भी मर ही जाऊंगी, तो क्यों ना विवाह ही कर लूँ। हो सकता है विवाह पश्चात राम मुझसे प्रेम करने लगे। प्रकट रूप में मीनाक्षी मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है राम, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। यह कहकर वह राम को गले से लगा लेती है। राम भी उसे गले लगाकर उसको एक्सेप्ट कर लेता है और मीरा को स्मरण कर निश्चिंतता से लंबी सांस लेता है। विवाह के 2 वर्ष पश्चात एक दिन मीनाक्षी को लगता है कि वह माँ बनने वाली है। वह बहुत खुश होती है और खुशी खुशी राम को यह खुशखबरी देती है। दोनों बहुत खुश होते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था। राम अब अपने जीवन में बहुत प्रसन्न था। परंतु कहते हैं ना कि प्रत्येक वस्तु की अपनी समय सीमा होती है। एक दिन मीरा यह अनुभव करती है कि उसके जाने का समय हो गया है। वह अब और यहाँ नहीं रुक सकती। उचित समय देखकर वह राम से कहती है, राम, मेरे जाने का समय आ गया है। मैं अब और अधिक समय तक यहाँ नहीं रुक सकती। तुम क्या कह रही हो मीरा? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। नहीं राम, मुझे अब जाना ही होगा। क्यों? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। समझने की कोशिश करो राम, अब मीनाक्षी माँ बनने वाली है। मेरा अब उसके शरीर में रहना उचित नहीं। वैसे भी मेरी समय सीमा समाप्त हो चुकी है और अब मेरा यहाँ रुकना ठीक नहीं। मीनाक्षी अच्छी लड़की है, तुम उसके साथ खुश रहोगे। राम मीरा को रोकने का प्रयास करता है, परंतु अब मीरा का रुकना स्वयं उसके वश में नहीं था। आज पूर्णिमा की रात है। पूरी धरती ज्योत्सना से नहाई हुई है और आसमान पर सितारे ऐसे चमक रहे हैं जैसे किसी सुंदरी के आभूषण प्रकाश में चमक उठते हैं। मीरा की आत्मा अब इस संसार को त्यागने के लिए तैयार थी। वह धीरे धीरे ऊपर की ओर उठने लगती है और पूर्णिमा के प्रकाश में विलीन हो जाती है। राम फिर से बहुत दुखी हो जाता है और आज भी वह मीनाक्षी की आंखों में मीरा को ढूंढता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके पास भी खुद की हॉरर स्टोरीज़ है या एक्सपीरियंसेस है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है डिजिटल दिव्या 001। मैं आपकी कहानियों को आवाज़ ज़रूर दूंगी। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप आगे भी इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ सुनते रहें।